हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो। हेलो। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सही है तो बेटा एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। हम्म। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सही है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। आ गया। आ गया, साउंड भी आ गई। इट्स ओके। ओके। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक नो डाउट हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, ठीक है, या किसी भी ब्रांच का हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि ये एक सोशल से कनेक्टेड है, सोशल एक्टिविटी से, और सबको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो बहुत ही कंसेप्चुअल है, समझने वाला है टोटल। ठीक है, ध्यान रखना है, टोटल ये डेटा बेस है। और डेटा भी यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं? एनसीईआरटी, ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर टोटल डेटा बेस है, पहले बोल दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। पर इस पूरे डेटा को, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करना बहुत टिपिकल है, मैं यही याद करा दूंगा आज, पक्की बात है। और पूरा मूवी की तरह पिक्चराइज करूंगा, यानी आपको फील कराऊंगा कि एक्चुअल में एनसीईआरटी क्या लाइन हर को इंटरकनेक्ट करके। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पूरा आप मूवी की तरह फील करोगे, इसको बिल्कुल एक अच्छी तरीके से फील करोगे, और सारे डेटा को ब्रेन में सेट कर पाओगे अभी लेक्चर के साथ ही। ये पक्का पक्की, मतलब इतनी बातें कर लोगे आप। तो आज का जो हमारा टारगेट है बेटा चैप्टर के अंदर, एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन प्रॉब्लम्स के लिए हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, सॉल्यूशंस क्या बनाए, वो सारी बातें करने वाले हैं। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, कि कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, या इंदिरा गांधी के टाइम पर जो तेजी से एक्सप्लोजन हुआ है वो हल्का सा हम कंट्रोल कर पाए हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, मार्जिनल, मतलब ठीक है, बस कंट्रोल कर पाए हैं। ठीक है, बट हाँ कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट और जगह आया है। ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारा क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आज का टोटल ही, मतलब कहीं पर भी इसमें वो चीजें नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म आ रही है, हाँ कुछ ड्रग्स की मैकेनिज्म बताऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, पर बाद बाकी का डेटाबेस है, बहुत बोरिंग है। पर इस बोरिंग में, मतलब आप समझो, इस बोरिंग वाले, आज एक ही लेक्चर बोरिंग होता है, कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उनकी मैकेनिज्म के बारे में होगा, नो डाउट इंटरेस्टिंग है। और जो लास्ट लेक्चर होता है इनफर्टिलिटी, उससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसमें पूरा आर्ट का हम मैकेनिज्म बताते हैं। तो हम इसको 3 लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, पूरा हम एकदम सीक्वेंस अरेंज करेंगे, एक मूवी की तरह इसको पिक्चराइज करेंगे, और इंटरकनेक्ट करके एक्चुअल में अप्लाइड में क्या हो रहा है, बिल्कुल एप्लीकेशन रियलिटी में क्या हो रहा है उसको लेकर के चलेंगे। मतलब कहीं पर भी इसमें हाइपोथेटिकल नहीं है। एनसीईआरटी ने भी रियल डेटा यूज किया है, और हम भी रियल डेटा ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो भाई, छोटा सा चैप्टर है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने डेटा है। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं छोटे से चैप्टर पे। तो 3 लेक्चर हैं। ठीक है, यहां मुझे जो मैंने क्वेश्चन ढूंढे थे उसमें मुझे अभी दिखा नहीं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आया हो। पर 10 से लेकर के अगर 20 तक देखोगे, 21 का मैंने ऐड नहीं किया, 21 में 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही, 2 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, ये तो आने ही है। तो 2 क्वेश्चन का डेटा, और 3 से 2, भाई 2 से 3 बहुत होते हैं यार। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एक, सुनो जरा से लेक्चर से, जिसमें 2 या 3 लेक्चर का ही चैप्टर है पूरा का पूरा। तो चैप्टर का वेटेज है, हल्के में मत लेना। फिजियोलॉजी के जो जितने भी हम टॉपिक पढ़ते आए हैं उनसे अकेला एक ये वेटेज रख रहा है, उसके एक चैप्टर से। तो लेक्चर कम है, तो इजीली आप इसको कवर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो कोई याद नहीं होगा आपको, पर मैं याद करा दूंगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो, पक्की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, हेल्दी तो हमने सुना होगा भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे दिमाग में क्या आता है यार, उसके गोनैड्स, ठीक है, हेल्दी हैं। ठीक है, फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चल रही है, गैमेटोजेनेसिस हो रही है, मेल के केस में भाई स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर फर्टिलिटी है, हम मान लेंगे भाई ये हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है ना। खाली इसके बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। किसी के पास बेबी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता है तो कह दोगे भैया ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी है ना, इसके बेस पर नहीं। ठीक है, ये क्षमता तो जानवरों में भी होती है। ठीक है, अब बात आ रही है कि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, समझना होगा आपको। ठीक है,
खाली आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो, मतलब गोनैड से हेल्दी होने से, आप सोशली हेल्दी हो या नहीं, आप मानसिक रूप से, ठीक है, उस एस्पेक्ट के लिए हेल्दी हो या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो? कुछ मैंने एस्पेक्ट दिए हैं, जैसे फिजिकली आप हेल्दी हो, ठीक है, मैंने मान लिया भाई फिजिकली आप हेल्दी हो, ठीक है, इट्स ओके, पर इमोशनली भी आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है इस एस्पेक्ट में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, इमोशनली भी हेल्दी होना आपका जरूरी है, और बिहेवियर से भी, ठीक है भाई, बिहेवियरल भी एक बहुत जरूरी है, आपका बिहेव कैसा है, ठीक है, उससे भी अगर आप ठीक हो तो आप हेल्दी हो, और सोशली तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 4 एस्पेक्ट आते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए यानी फिजिकल हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, बिहेवियर से भी हेल्दी होना चाहिए, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, और साथ में बोलोगे इमोशनली, फीलिंग से भी आप हेल्दी होने चाहिए, तभी सही माने में आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, नहीं तो आप एक्चुअल में हेल्दी नहीं हो। खाली गोनैड से हेल्दी होना हेल्दी नहीं होता, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हमने बात कर रहे हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा में है, ठीक है। तो इस पर कई क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, आपको पूछा जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू WHO, जिसका हेड क्वार्टर, ठीक है, जिनेवा में है, उसने बोला आप फिजिकली हेल्दी हैं, आप इमोशनली हेल्दी हैं, आप बिहेवियर से हेल्दी हैं, और आप सोशली हेल्दी हैं, तो सही मायने में आप हेल्दी हो रिप्रोडक्टिवली, नहीं तो आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है। ब्रेन के अंदर गंदगी चल रही है तो आप कहां से हेल्दी हो जाओगे, ठीक है। खाली गोनैड्स का हेल्दी होना हेल्दी नहीं है, सोशली आपकी फीलिंग्स बहुत गंदी हैं तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो, इमोशन आपके है ही नहीं, ठीक है, इस एस्पेक्ट के अंदर, तो आप हेल्दी नहीं हो, जी WHO ने बोला। तो 4 एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं, क्या क्या? फिजिकल हेल्दी, एक बार दोहरा लो बेटा, रिवाइज कर लो, यही याद करना है आज सारा डेटा को। रिप्रोडक्टिव फिजिकली हेल्दी होना चाहिए आप, नंबर 1, इमोशनली हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियर से भी हेल्दी होने चाहिए, सोशली हेल्दी होना तो कंपलसरी है, ठीक है। इन चारों एस्पेक्ट में अगर आप हेल्दी हो तो ही आप सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, नहीं तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार समझ में आ गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। और हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। किसको बोलोगे सोसाइटी यार रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? तो ऐसी सोसाइटी, इसके जो लोग हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं सेक्स के मतलब जो एस्पेक्ट हम लेके चल रहे हैं सेक्स वाला या रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, उसके एस्पेक्ट में उनकी फीलिंग क्या है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं। तो एक लाइन याद रखनी है इसके केस में, फिजिकल फंक्शनली तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने ही चाहिए, पर इमोशन नॉर्मल होने चाहिए, और बिहेवियर से इंटरेक्शन अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। यानी सोसाइटी के सारे लोगों के अंदर, ठीक है, इमोशनली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होनी चाहिए, फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है, और सोशली आपस में, सोशली क्या मतलब नहीं आपस में मिल रहा है वो, ये नहीं समझ रहे हो ना मेरी बात, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग से, बिहेवियर से आप नॉर्मल होने चाहिए, तो ही आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, नहीं तो मतलब वो सोसाइटी, उस सोसाइटी 4 लोग मिल गए, ठीक है, और उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बस मतलब वही टॉपिक पकड़ लिया, वही जो भी है, तो कहोगे यार ये हेल्दी डिस्कशन नहीं चल रहा, ठीक है, यानी ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी नहीं है। तो सोसाइटी के मेंबर, उनको भाई पता है इट इज अ भाई नॉर्मल फिनोमिनन है, ठीक है। जैसे क्लास के अंदर जब ये टॉपिक चलते थे तो बच्चा सब बेंच पीट रहे हैं, ये वो, समझ गया ना। तो भाई वो बच्चे हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है, बच्चे हैं, उनको हम मैच्योर कर रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं कि हम सबका फॉर्मेशन, आपका जितने भी आपके आसपास बैठे हैं उन सबका, पूरी क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, सबका फॉर्मेशन इसी मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हो, यानी उनके पेरेंट्स का फॉर्मेशन भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, तो उसके लिए आपके मानसिकता खराब कैसे होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये एक वो फिनोमिनन है जिसके थ्रू जीवन, समझ रहे हो, जीवन का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, लाइफ का ओरिजिन हो रहा है, उसका पूरा सिस्टम चल रहा है, तो इसको आप उसको गलत एस्पेक्ट में कैसे देख सकते हो। तो अगर कोई सोसाइटी है जो फिजिकली हेल्दी है और सेक्स रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड हेल्दी डिस्कशन होता है, इमोशनली हेल्दी हैं, बिहेवियर से हेल्दी हैं, वो सारे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, ठीक है। सिंपल समझ में आया व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो इसमें कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए आपको। 2 बातें। अब बात आती है हमारी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या है।
और इसका सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी क्या बनाई हमने। तो समझो ये भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो थी भाई, जैसे तेजी से, ठीक है, जो ग्रोथ तेजी से बढ़ी थी, पॉपुलेशन की ग्रोथ तेजी से बढ़ी थी, तो उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जहां रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा और अवेयरनेस कम होगी तो कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। मैटरनल और फीटल मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था भाई, आम आदमी बस क्या रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, जानवरों की तरह कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, मैटरनल केयर है नहीं तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ज्यादा था, और क्योंकि इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, फीटल केयर है नहीं तो फीटल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, डॉक्टर्स नहीं थे, दाइमा होते थे, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था, बच्चों की भी लाइन लगी हुई थी, तो हेल्दी प्रॉपर सिस्टम नहीं हो पा रहा था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तेजी से पॉपुलेशन बढ़ ही रही थी। तो पूरी दुनिया में इंडिया एक पहला कंट्री था जिसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, पहला फर्स्ट टाइम इंडिया ने, ठीक है, बोल्ड डिसीजन लिया और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक नेशनल लेवल पे एक बड़ा प्रोग्राम जनरेट किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो आप समझ रहे हो, एक क्वेश्चन आएगा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पूरी दुनिया में सबसे पहले बेटा इंडिया ने लॉन्च किया था, 1951 में इंडिया ने लॉन्च किया था। ये ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था इंडिया का कि दुनिया क्या सोच रही है भाड़ में जाने दो, ठीक है, हमें क्या करना है, अपने देश में क्या करना है। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में। यही पूछा जाता है कब लॉन्च किया था, इनिशिएट इन 1951। किसने किया था इनिशिएट प्रोग्राम इन एट द नेशनल लेवल, किसने किया था बेटा, इंडिया। इंडिया वाज द अमोंगस्ट द फर्स्ट कंट्री जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये 3-4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपसे, डायरेक्टली मिलते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि इस पॉपुलेशन से निपटने के लिए, इस एक्सप्लोजन से निपटने के लिए, उससे जो डिफरेंट टाइप के, मैंने बताया मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहे हैं फिटल और मैटरनल, इसके अलावा जो एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, हेल्दी सिस्टम नहीं जनरेट हो पा रहा, तो इन सब से निपटने के लिए नेशनल लेवल पर जो प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया ने किया था, 1951 में किया था। किस नाम से लॉन्च किया था, आप बोलोगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है भाई, लॉन्च हो गया। आगे जाके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि इसमें हमने देखो सब कुछ ऐड किया पर कहीं ना कहीं चाइल्ड हेल्थ इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि भाई बच्चे ही तो आगे जाकर के देश का भविष्य बनेंगे, तो इनकी हेल्थ से रिलेटेड तो सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्वेश्चन आएगा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो मॉडिफिकेशन किया था किस फॉर्म में किया था, क्या नाम था उसका, RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम उसमें ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये ध्यान रखना है आपको, रिप्रोडक्टिव के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसके अंदर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसको इस फॉर्म में लॉन्च किया बड़े लेवल पर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया पहला कंट्री था जिसने इसको लॉन्च किया, ठीक है, 1951 में लॉन्च किया। क्लियर है बिल्कुल, किस नाम से लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया। इसमें क्या मॉडिफिकेशन किए, चाइल्ड हेल्थ केयर इसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। तो अभी 3 बातें बताइए बेटा, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, और अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता हूं कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है। तो एक समझ में आया कि एक्चुअल में कि इंडिया ने इसमें सबसे पहला पार्टिसिपेशन किया, किस नाम से किया, कब किया, और आगे जाकर इसको मॉडिफाई किस फॉर्म में किया। क्लियर है बिल्कुल, याद करना है आज पूरा टॉपिक, अभी यही लेक्चर के साथ याद करना है, ठीक है, यही कंप्लीट हो जाएगा सारा डेटा। अब बात आती है भाई, हमने समझ लिया भाई एक प्रोग्राम लॉन्च किया हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको बाद में मॉडिफाई कर दिया RCH। भाई क्या है इस प्रोग्राम में, क्या सोच के लॉन्च किया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, पूछा जाएगा ना क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, प्रोग्राम कर क्या रहा है ये, हम तो कहीं देख नहीं रहे प्रोग्राम कहां चल रहा है। गवर्नमेंट से बहुत बड़ी फंडिंग लगाई जा रही है, ठीक है, ढेरों सारा, ठीक है, उसमें रुपया बर्बाद हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्या है, हम पूछ रहे हैं भाई क्या है इसके ऑब्जेक्टिव। अब आपको बताते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है इस प्रोग्राम के लिए अवेयर करना। भाई मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, नेट का सिस्टम नहीं था, ठीक है, आपके साथ तो सोशल मीडिया नहीं था, तो उस समय एक ग्रामीण क्षेत्र का बात कर रहा हूं जहां पर सिनेमा हॉल नहीं थे, मतलब मूवीज थिएटर, जहां पर मतलब कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाए।
तो गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए अवेयरनेस के लिए। तो पहला टारगेट हमारा क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। अभी अवेयरनेस के लिए क्या हमने लिया, हमने ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया का यूज किया। अब ऑडियो विजुअल, भाई ऑडियो का मतलब पहले ट्रांजिस्टर चलते थे, छोटे छोटे बॉक्स चलते थे, ट्रांजिस्टर समझते हो ना, जैसे आज के डेट में आप एफएम सुनते हो ऐसे वो ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है, रेडियो, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का यूज किया, ये आकाशवाणी का केंद्र है, ठीक है। तो यहां से उस तरीके से ऐड चलते थे वहां पर, ठीक है, आकाशवाणी केंद्र इस तरीके से, रिले सेंटर थे उनके, ठीक है। तो वही एक सबके पास हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैठे हैं उनके हाथ में ट्रांजिस्टर जरूर हुआ करता था, वही एक एंटरटेनमेंट का साधन था। आप कहीं पर भी बैठे हो अपना, वो आपने रेंज फिक्स की, ठीक है, और अपना सुनना चालू कर दिया भाई, ठीक है। आज की डेट में तो भाई पूछे ही मत, एंटरटेनमेंट के तो साधन ही साधन है। तो सीधी सी बात है, ये समझ में आ गया, एक ट्रांजिस्टर ऑप्शन था, तो ये क्या हो गया ऑडियो मीडिया, ठीक है। विजुअल का मतलब क्या है, अगर कहीं कहीं शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, सिनेमा हॉल लाइक अ मूवी थिएटर हुआ करते थे, तो लोग जाते थे, तो उसमें देखा होगा ना, मूवी से पहले, मूवी स्टार्ट नहीं हुई, ऐड चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, फिर मूवी में ब्रेक हुआ, फिर ऐड चल रहे हैं, वही गवर्नमेंट वाले ऐड आने चालू हो जाते थे, ठीक है। फिर इंटरवल हुआ तो अगेन फिर से वही गवर्नमेंट वाले ऐड चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, ठीक है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम दो हमारे दो, ये ऐसे सब सारा, मतलब उन्होंने पहले ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया भी यूज किया। प्रिंट मीडिया में क्या था भाई, न्यूज़पेपर आते थे, उनमें बड़े बड़े ऐड छपते थे, यहां तक कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आप कोई गवर्नमेंट टिकट परचेज कर रहे हो, टिकट के पीछे उनका ऐड छपे होते थे, यहां तक कि आप जो पोस्ट करने के लिए टिकट लेते थे उन पर भी इसके ऐड होते थे, यहां तक कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, वहां पर बड़े बड़े बैनर लगाए जाते थे, या प्रिंट करके मतलब है प्रिंटिंग करके वहां पर इनके ऐड लगाए जाते थे। तो तीन प्रोसेस, थ्री टाइप का सिस्टम था, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, किसके लिए, अवेयरनेस के लिए। भाई ठीक है, समझ में आ गया, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया यूज किया इन गवर्नमेंट ने, इस प्रोग्राम ने अवेयरनेस के लिए। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो कर रहे थे, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है आरसीएच, ठीक है, पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेशन किया, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो आप भी खोल सकते हो एनजीओज, गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है, आप अच्छा काम करते हो तो उसके लिए आपको फंडिंग मिलती है, ठीक है। तो सब कुछ चीजें हैं, तो एनजीओज ने भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने फंडिंग दी, उन्होंने यूज किया, ठीक है। यहां तक कि जो एनजीओज होते थे वो नुक्कड़ नाटक करते थे, आपको शायद पता ही नहीं है, मुझे याद है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, बहुत पुरानी बात नहीं है इसलिए, मतलब आपके लिए तो पुरानी बात हो गई, पर मुझे याद आ रहा है कि नुक्कड़ नाटक होते थे, यहां तक कि टीवी पर भी नुक्कड़ नाटक करके एक आता था, ठीक है। नुक्कड़ नाटकों में क्या होता था, वही ग्रामीण क्षेत्र का आदमी कहाँ, उसको टाइम ही नहीं है उसको, खेती में कहाँ, शहर में कहाँ ना जाना, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी टीम जाती थी, बच्चों की टीम, ठीक है, वो जो नाटक की फॉर्म में, मतलब जब भी कोई ग्रामीण क्षेत्र होते थे वहां पर चौराहा टाइप का होता था, जहां मतलब कई रोडें मिल रही हैं, गांव के बीच में हम ढूंढते थे ऐसे लोग, ठीक है। तो वहां पर वो एक नाटक करते थे, नाटक की फॉर्म में समझाते थे, भाई नाटक होता था, भाई नाटक मंडली आइए आ जाओ, नाटक मंडली आइए आ जाओ, भाई हर जगह से लोग गांव के इकट्ठे हो रहे, भाई नाटक मंडली आइए आज तो, ठीक है। समझना मेरी बात, मैं उस आपको उस समय में जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी समझ पाओगे, आप समझ रहे हो। तो ये चीज समझनी होगी आपको एक्चुअल में है क्या। तो उस समय में हर गेट खटखटा जाता, भाई नाटक मंडली आ रही है आज, नाटक मंडली आ गई, सारे गांव वाला इकट्ठा हो गया बीच चौराहे पर आकर के, मतलब गांव के बीच में, और बड़े क्योंकि इंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं था, ठीक है, नाटक मंडली आई है तो कुछ नाटक करेगी, तो इंटरटेनमेंट होगा, बाहर शहर से बच्चे आए जो भी नाटक मंडली के जो भी आए, ठीक है। तो ध्यान से देखते थे भाई क्या हो रहा है, पर वो नाटक तो करते ही थे, पर नाटक की फॉर्म में वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की देते थे, नाटक की फॉर्म में, तूने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, अब ये होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा करना है, ऐसा करना है, 2 बच्चे तभी पढ़ा पाओगे, जो भी है उन्होंने सारी गवर्नमेंट की, यानी इस आरसीएच की इंफॉर्मेशन को आम लोगों तक पहुंचाया नाटक की फॉर्म में। इस भाई ये कौन करता था, एनजीओस, उनको गवर्नमेंट क्या करती थी, फंडिंग देती थी, ठीक है, उस फंडिंग का यूज करते थे वो इस तरीके से प्रोग्राम करने में, अवेयरनेस के लिए। तो आप समझ पा रहे हो, तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया यूज किया, ऑडियो सुनने वाला, विजुअल देखने वाला, प्रिंट मीडिया छापने वाला, इसमें एनजीओज ने पार्टिसिपेशन किया, भाई गवर्नमेंट तो कर ही दी थी, ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज ने पार्टिसिपेशन किया इसके अंदर, और अवेयरनेस स्टार्ट हो गई। फिर इसके अलावा और किसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इसके अंदर, भाई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे पहला है इसके अंदर, जो नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे डाइवर्ट होते हैं।
भाई इसलिए मैं कहता हूं पेरेंट्स को अवेयर करना जरूरी है, समय के साथ, समय से पहले भी नहीं, समय निकल जाने के बाद भी नहीं, उनको पता होना चाहिए समय क्या आता है। यानी जैसे ही प्यूबर्टी वाला टाइम आता है तो बच्चों को बेसिक इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देना चाहिए कि ये बेटा एक समय आएगा, उससे पहले उस समय में आपके अंदर कुछ परिवर्तन होंगे, ठीक है। मेल होगा, बेबी मेल बच्चा है तो उसको अलग तरीके से बातें बताएंगे, फीमेल को अलग तरीके से बातें बताई जाएंगी कि ये चेंजेस होते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है आपको, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, यानी एक प्राकृतिक सिस्टम है, यानी नेचुरल सिस्टम है जो एक समय से स्टार्ट होता है और ये आगे चलता है। हम सबका जन्म इसी प्रोसेस के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और जब उससे इंटरेक्ट करोगे तो वो किसी और पर डिपेंड नहीं होगा, बाहर जाकर के वो ऐसे लोगों से दोस्ती करता है जो उसको मजाक में लेते हैं और उसको टेंशन बना देते हैं, जिसकी मतलब लाइफ में थोड़ा सा उसके क्या होता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है उस समय की जो लाइफ होती है प्यूबर्टी वाली लाइफ, चाहे वो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, ठीक है, दोनों केस में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें पहला पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए? पेरेंट्स का। हाँ, क्लोजली रिलेटिव का भी गवर्नमेंट कहती है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पर जहां रिलेटिव आते हैं वहां मामला बिगड़ता है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? अगर क्लोजली रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, वाकई में जेन्युइन है, तो वो पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड, पार्टिसिपेशन टीचर्स का होना चाहिए। भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं, एक एक चीज को बहुत कंसेप्चुअल समझाने वाला हूं, खुल के समझाने वाला हूं, कहीं कोई इसमें हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि मैं ही अगर समझाने में गड़बड़ करूंगा तो फिर और दूसरा क्या इसको रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए कहता हूं कि टीचर्स को पार्टिसिपेशन करना चाहिए, पर आप समझो समझदारी से, ठीक है। क्योंकि टीचर ही अगर इसको मजाक बना देगा और इसको मजाक फॉर्म में ले जाएगा तो फिर और लोग क्या करेंगे? टीचर तो मेन प्राइमरी उसके अंदर आता है, तो उसको बहुत समझदारी से किस एज पर किस इंफॉर्मेशन को देना है, उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिलीवर करना है, जैसे कि बच्चे के मन में कोई नेगेटिव थॉट्स ना आ जाए, उसको डाइवर्ट कहीं गलत तरीके से ना ले जाए, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो इसमें किसका? पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, क्लोजली रिलेटिव का इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट, आप समझ गए ना मेरी बात, और आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। ये चारों पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और अच्छा, ठीक है, इसमें भाई इनकरेज किसको और होना चाहिए, किसको और इंकरेज करना चाहिए इस सिस्टम के लिए? स्कूल्स को भी, स्कूल्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है, पर वो अभी इंडिया में नहीं हो पा रहा, ठीक है। भाई 12th स्टैंडर्ड पर तो बहुत डिले हो गया ना, 12th स्टैंडर्ड पे आप पढ़ रहे हो तो आप तो प्यूबर्टी से क्रॉस कर चुके हो, प्यूबर्टी आने से पहले स्कूल लेवल पर इसको, पर अब यही डर है क्योंकि स्कूल में सारे टीचर्स का मानसिक स्तर कैसा है, बच्चों का मानसिक स्तर कैसा है, दोनों के मानसिक स्तर को मैच कैसे किया जाए। कहीं ऐसा ना हो टीचर ही हा मस्ती में ले गया तो मामला बिगड़ गया, ठीक है। टीचर हाँ जरा करेगा, बच्चा हाँ और ज्यादा करेगा, ठीक है, और बच्चा फिर डाइवर्ट होगा, फिर क्यूरियोसिटी आएगी, वो एक्सपेरिमेंट ढूंढेगा क्या करना है, ये बताया ये करना है, ठीक है। तो यहां मामला बिगड़ता है। तो यहां हर चीज समझाने पड़ेगी कि यार ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, आपको अवेयर करने के लिए कर रहे हैं जिससे कोई गलती ना हो जाए, ना कि इसलिए आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप गलती करो, ठीक है। तो हर चीज की इंफॉर्मेशन देने पड़ेगी हर बच्चे को। तो अब मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, ठीक है, सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इसलिए पिक्चर की तरह समझा रहा हूं बिल्कुल, एक एकदम इंटरकनेक्ट करके। अब एनसीईआरटी उठाते हैं, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। अब अवेयरनेस की बात करते हैं बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ भाई ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस किस को यूज करते हैं अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम में? ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। भाई गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भी किया है, नुक्कड़ नाटक इन्होंने सब लॉन्च किए। पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट, मेजर इन्वॉल्वमेंट, मेजर रोल किस किस का है? पेरेंट्स का है, क्लोजली रिलेटिव्स का है, टीचर्स का है और फ्रेंड का है, ठीक है। अब इनकरेज और किसको? स्कूल शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड, ठीक है। स्कूल्स का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है, जो अभी इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर नहीं हो रहा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो पहला आरसीएच का ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस। कैसे अवेयरनेस? ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको पेरेंट्स का, टीचर्स का, क्लोजली रिलेटिव का और फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट जो बहुत जेन्युइन है, ठीक है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट, और पेरेंट्स ही देखो मेन सबसे बेहतर, अगर इन्वॉल्वमेंट मैं कहूंगा तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। पेरेंट्स अगर कुछ हो सकता है ऑनलाइन है, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और होना, क्योंकि अगर बच्चे को कहीं डाइवर्ट होने से बचाना है तो, ठीक है। क्योंकि ये एज जो होती है ट्रांजिशनल स्टेट होती है, दो स्टेज के बीच की स्टेज होती है, तो यहाँ डाइवर्जन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और बाहर के लोग इसके मौके का फायदा भी उठाते हैं। तो बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया अवेयरनेस। अब ठीक है, अवेयरनेस समझ में आ गई, ठीक है।
किस चीज की अवेयरनेस? भाई अवेयरनेस अवेयरनेस बहुत सारा आपने बोल दिया, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस अब काय की अवेयरनेस करनी है, क्या बताना है इन बच्चों को, ठीक है। अब इन बच्चों को बताना क्या है, अब समझना मेरी बात। इनको बताना है उनकी एज के बारे में, जो उनकी एक ट्रांजिशनल फेज आएगी, उसको हम बोलते हैं स्पेशली, ठीक है, एडोलसेंस। एडोलसेंस तो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताना है, और उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हम एडोलसेंस से इंटरेक्शन करना है कि बेटा एडोलसेंस आएगी, आपकी प्यूबर्टी वाली स्टेज आएगी, तो मेल के केस में आपको बताना है आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसमें स्पर्म का इजैक्यूलेशन या फ्लो भी होता है, ठीक है, जो एक लाइफ को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। मेल में ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज तक चलता है। फीमेल में ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज यानी अप्रोक्सीमेटली वही 45 से 50, एनसीईआरटी 50 लिख रही है तो 50 लिख देते हैं, 50 ईयर तक ये चलता है, ठीक है, जो एक लाइफ को जनरेट करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, जिसमें फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका फॉर्मेशन गोनैड्स में होता है। मेल गोनैड्स और फीमेल गोनैड्स में बेसिक इंफॉर्मेशन देने पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार समझ में आ गई क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, ठीक है। अगर उस एडोलसेंस और रिलेटेड चेंजेस जब होंगे तो मैंने क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। इस समय सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, भाई अब बच्चे को समझ में आ गया तो ठीक है, तो गड़बड़ तो करेगा, गड़बड़ करेगा तो समझा दो। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, अगर गलती की तो मौत तय है, ठीक है। जैसे सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स जैसी घातक बीमारियां जिससे मौत निश्चित है, ठीक है, वो होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देख लो बेटा, तो पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, और सेक्स हार्मोन जब थोड़ा सा हाइपर होते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है और एक्सपेरिमेंट भी हो जाते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं होगी तो मौत तय है, क्योंकि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, और एड्स जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं, जो समझ रहे हो समय आने से पहले ही खेल खत्म। तो ये सारी अवेयरनेस देना जरूरी है, इसी के लिए हमने ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, इसी के लिए हमने गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट, इसी के लिए पेरेंट्स, टीचर्स, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट, और इसी के लिए स्कूल्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो ना, पूरा पिक्चराइज कर रहे हैं एकदम। तो अभी हमने क्या क्या बात की, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिजिकली मतलब बॉडी से, इमोशनली, बिहेवियर से, सोशली अगर आप हेल्दी हो, ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट की बात चल रही है, तो आप सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, ठीक है। और जिन ऐसी सोसाइटी जिसमें ये सब चीजें कॉमनली सबके बीच में मिलती हैं, या ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए सबकी अवेयरनेस मतलब कॉमन है, सब कुछ नॉर्मल है, ये सारे उसमें एप्लीकेबल होते हैं, तो वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इंडिया एक पहला कंट्री था जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पूरी दुनिया में पहली बार इंडिया ने 1951 में, ठीक है, जिसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहा गया, ठीक है। और आगे जाकर इसको मॉडिफाई किया और बनाया, इसको क्या किस नाम से जाना, RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए क्या क्या यूज किया, एकदम क्लियर है आपको, किस चीज की अवेयरनेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस, एडोलसेंस जो आपकी उम्र है और उसमें होने वाले चेंजेस उसकी अवेयरनेस, सेफ एंड सेक्सुअल, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, कि अगर नहीं मानते हो तो भाई ध्यान रखना सेफ एंड हाइजेनिक होना चाहिए, कि जरा भी गलती हुई तो मौत तय है, क्योंकि इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स जैसी घातक बीमारियां, जो ठीक है मिलियंस लोगों की डेथ हुई है इसके अंदर, पता ही आपको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये अवेयरनेस सबको करना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई, समझ में आ गई, ठीक है, अवेयरनेस। और क्या इसका टारगेट है इस प्रोग्राम का, अब इस बहुत बेहतरीन टारगेट बता रहा हूं इस प्रोग्राम का, सुनो। अब यहां पे स्ट्रेटेजी हमने यूज की, अब क्या स्ट्रेटेजी, भाई अवेयरनेस हमने समझ लिया, भाई ये हमें तरीके हैं अवेयरनेस के, ये टॉपिक को कवर करना है, इसके लिए स्ट्रेटजी ढूंढो, भाई स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी बनाए इसके लिए। तो भाई मीटिंग हुई, सब बैठे, एक काम करते हैं भाई, ये चीजें कहां देखने को मिलेंगी, भाई एडोलसेंस, यानी या तो आप बोलोगे जो रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर गए उन लोगों के अंदर, उन कपल के अंदर, या जिनकी शादी हो गई है भाई, ठीक है, शादी भाई अभी 18-19 पे हो जाती थी उस समय पहले के टाइम पर,
ठीक है, वो जल्दी हो जाती थी। सुना होगा बालिका बधू, आपने प्रोग्राम देखा भी होगा, उस समय के टाइम पर तो बहुत जल्दी मैरिज होती थी। धीरे 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 वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस समय, ठीक है, 18 और 21 वाला, मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18, ठीक है। गवर्नमेंट ने उस समय एक फिक्स किया थोड़ा सा, वो क्यों किया सब बताएंगे आगे। अब थोड़ा सा एज और इंक्रीज कर दी गई है, बट अभी एनसीईआरटी डेटा ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए, मैच्योरिटी आ जानी चाहिए गोनेट्स में भी और बुद्धि में भी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इसकी अवेयर है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रेटजी बनाने के लिए दो ग्रुप को पकड़ा, एक तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को पकड़ लिया, एक मैरिजेबल एज ग्रुप को पकड़ लिया, क्योंकि अब मैरिज हो गई है, अब ये एक्सपेरिमेंट चालू होंगे, ठीक है। यानी यहां गलतियां होंगी और उन गलतियों की वजह से बच्चों की लाइन लग जाएगी, और कहीं ना कहीं इस लाइन की वजह से मदर की हेल्थ पर सीधा इफेक्ट आने वाला है और फीटस बेबी की हेल्थ पर सीधा इफेक्ट आने वाला है। अगर मदर और फीटस ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो देश हेल्दी कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो तो मेन न्यू है, ठीक है, मतलब बेस है। अब वही हेल्दी नहीं है तो कुछ भी हेल्दी नहीं है, ठीक है, सब कचरा ही हो जाएगा सारा, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखा गया कि यार दो एज ग्रुप को पकड़ो। तो स्ट्रेटजी क्या बनाई, एक तो मैरिजेबल एज ग्रुप को लिया और एक जो रिप्रोडक्टिवली मतलब फर्टाइल हो चुके हैं उस एज ग्रुप को ले लिया हमने, ठीक है। अब इनको अवेयर करना है, जगह जगह जाके इन दो को टारगेट करना है। किस चीज की अवेयरनेस? अब देखो, नंबर 1, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस उनको बताना है, क्योंकि वो वही मैरिजेबल एज ग्रुप में आ गए, ठीक है, या फर्टाइल ग्रुप में आ गए, तो उनको बताना होगा कि यार ठीक है, क्या बताना होगा कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हैं। भाई अवेयर ही नहीं है लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ ना, वहां अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब या अवेलेबल नहीं है ना उनको इन्फॉर्मेशन है। ऐसी बातें करने से शर्म और जाते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। ये तो बॉयज की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स तो छोड़ो ही मत, पल्लू डाल करके घर के अंदर बंद है, तो कैसे अवेयरनेस हो सकती है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो टारगेट क्या बनाया हमने, मैरिजेबल एज ग्रुप और जो रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं उनको, इनको टारगेट बनाना है। क्या इंफॉर्मेशन देनी है, पहले इनको बताना है कि मार्केट में क्या क्या बर्थ कंट्रोल डिवाइस अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट किस किस डिवाइस को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। किस किस आपके जो भी रीजन होगा उसमें कौन कौन से गवर्नमेंट जो क्लिनिक्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। वहां आपको क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिल सकती हैं, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में अंतर रखना या हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट को लेने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी चीज में प्रॉब्लम ना आए और बच्चों की लाइन भी ना लगे। तो इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी थी। चलो ठीक है, ये भी अवेयरनेस दे दी, पहला टारगेट हमारा समझ में आ गया। सेकंड टारगेट क्या चूज किया भाई, मान लो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, भाई हमने तो पहले अवेयर किया, फिर आपने एक पहला बेबी कंसीव करना था, कंसीव कर लिया आपने, तो अब बहुत जरूरी है उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने बताया था फीटस जब ग्रो करता है हमारे अंदर, ठीक है, मतलब ह्यूमन के अंदर, तो फीटस एक पैरासाइट होता है। क्या होता है? एक पैरासाइट होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, मदर के ब्लड से या मदर से अपना जो भी रिक्वायर्ड, मदर की स्थिति कैसी भी हो रही हो, ठीक है, मतलब कुछ भी बुरी से बुरी स्थिति हो, ये मदर से अपना काम की चीज खींच लेगा, मदर चाहे डेथ हो जाए। ये टोटल पैरासाइट है, फीटस टोटल पैरासाइट है, ठीक है। मैकेनिज्म इस तरीके से इसका, इसलिए मदर को उस समय मैटरनल केयर बहुत जरूरी होती है। फीमेल में जितने भी रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। भाई हमारे हिंदुस्तान में देखा होगा, इंडिया में, कि भाई केयर ही नहीं होती थी, इसलिए जब एक दो बेबी हो जाते थे तो मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और वेट बढ़ जाना, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब डिसऑर्डर की लाइन लग जाती थी, कोई केयर ही नहीं थी। फैमिली भी लड़कियों के तरीके, लड़कियों के नाम सुनते ही केयर नहीं करते थे, भाई लड़की है ठीक है, लड़के को पहले खाना देंगे, बच्चा कुछ लड़की को देंगे, तो इसकी केयर बचपन से ही होना बंद हो जाती थी, और आफ्टर मैरिजेबल तो फिर अगेन नहीं होती थी, ठीक है। और फिर बेबी कंसीव करने के बाद फिर तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उस समय भी आप केयर लेस कर रहे हो तो मामला। और जब बेबी बर्थ हो जाता था उस समय मैटरनल और फीटल हेल्थ फिर जरूरी है, क्योंकि बेबी का बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद स्टार्टिंग के जो टाइम होते हैं, ठीक है, उस समय केयर करना बहुत जरूरी है। और बेबी बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद मदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसकी केयर बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर किसकी अवेयरनेस, पोस्ट मेटल केयर, पोस्ट, ठीक है, तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। और जब चाइल्ड बाहर आ जाएगा तो उसको बताना है कि पहला जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो उसका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिसका सामना उसको फ्यूचर में करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट मिल्क बेबी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसकी अवेयरनेस। आप सब इंटरकनेक्ट कर रहा हूं मैं। इंपोर्टेंसी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये समझ में आ गया, बच्चा ठीक है,
मानो पहला पहला बेबी गर्ल हुआ था, अब दिमाग में था चाहत थी यार लड़के की, आ गई लड़की, ठीक है। तो अब क्या होगा, टाइम नहीं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब तुरंत तैयारी हो जाओ सेकंड की, ठीक है। अब सेकंड भाई मेल चाहिए, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, मान लो सेकंड भी गर्ल हो गई, ठीक है भाई, अब लगे अभी दूसरी भी लड़की हो गई, अब क्या करना है, तैयारी करो थर्ड की, ठीक है, शायद अब थर्ड में लड़का हो जाए, फिर लड़की हो गई, तो लड़के की चाहत में आपने क्या कर दिया, लड़कियों की नहीं, आपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चों की लाइन लगा दी, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं देश के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, उनकी केयर के लिए, भाई जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी पेरेंटल केयर नहीं होगी, और पेरेंटल केयर नहीं होगी तो कहां से अपना भारत महान हो जाएगा, ठीक है। यानी अपना हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर बच्चा, ठीक है, मानसिक, फिजिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ भाई बच्चे ज्यादा हैं, तो कहां से सबको रोजगार मिल जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है भाई हम दो हमारे दो, क्योंकि नेचर के हिसाब से बहुत जरूरी है। नेचर कहती है रिप्लेसमेंट लेवल, भाई अर्थ उतनी है, कमी हो रही है, वाटर का लेवल बढ़ रहा है तो कमी हो रही है, क्योंकि आपको पता है ना कि 1/3 अर्थ है तो रिमेनिंग में वाटर है, जितना वाटर है उससे भी ज्यादा क्या है, आइस, ठीक है। और आइस कंटिन्यू डिसॉल्व हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी वाटर का लेवल बढ़ रहा है, यानी जो लैंड है वो कम होती जा रही है, आप समझ रहे हो। तो इसका, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होने वाला है, विस्फोट, एक्सप्लोजन होने वाला है। तो नेचर के हिसाब से भी सोचना होगा हमें, फूड लिमिटेड है, शेल्टर लिमिटेड है, सॉइल खत्म होती जा रही है, फर्टिलिटी सॉइल की खत्म होती जा रही है, कहां से आने वाला फूड है। तभी तो कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, आपस में ही लोग मरना चालू हो जाएंगे, ठीक है। करेंगे क्या, कहां से खाने को लाएंगे, तो चीजें बहुत दिक्कतें आने वाली हैं फ्यूचर में, अगर हम अवेयर नहीं हुए तो, ठीक है। एक डेटा है उसके हिसाब से अगर हम अवेयरनेस नहीं लेके आए आने वाले 4 से 5 सालों में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आप सबको, ठीक है, ऐसा नहीं है सभी को। तो इसके लिए अवेयरनेस, यानी हम दो हमारे दो, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल नेचर के हिसाब से। नेचर कहती है भाई पेरेंट्स दो हैं तो उनके दो बच्चे, जब पेरेंट्स खत्म होंगे तो बच्चे उनकी जगह ले लेंगे, उनके दो बच्चे वो खत्म होंगे दो जगह ले लेंगे। इससे क्या होगा, एक मेंटेन रहेगा, सिस्टम मेंटेन रहेगा, उसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं, जीरो होना चाहिए। ये दो 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 दो, तो गवर्नमेंट कहती है यार हम दो हमारे दो, इधर हम दो हमारा एक तो ठीक है चलेगा, पर हम दो हमारे दो इट्स ओके, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल होना चाहिए। इससे क्या होता है, पेरेंटल प्रॉपर केयर होगी, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, इकोनॉमिकली सिस्टम सारा स्ट्रांग होगा, तो सब कुछ बेटर होगा। और मदर की हेल्थ बहुत, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे अगर मदर कंसीव करेगी तो इनडायरेक्टली मदर की हेल्थ बिगड़ती जाएगी, वो एक मशीन थोड़ी ना है बेटा, ठीक है। तो उसको रिकवर करने में सब चीजों में बहुत टाइम लगता है, वो एक तरीके से एक सिस्टम है जिसके अंदर आप बच्चा जनरेट है पैरासाइट की तरह, तो एक मतलब मदर की हेल्थ पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। और अगर मदर हेल्दी नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी कैसे हो जाएगी। तो मदर तो जननी है, मतलब उसको तो हेल्दी रखना, तो दो बच्चे मोर देन सफिशिएंट होते हैं, और गवर्नमेंट के हिसाब से भी और नेचर के हिसाब से भी नेचर जो चाहती है, नेचर जो कहती है, ठीक है। तो वो समझना होगा, तो इस चीज को अप्लाई भी करना होगा आगे जाकर के। तो अब गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जो स्ट्रेटेजी हम लेके चल रहे हैं, पहली स्ट्रेटेजी हमने क्या ली, हाँ इसीलिए अब यहाँ क्या स्ट्रेटजी ली हमने, इक्वल अपॉर्चुनिटी। भाई गर्ल्स हो या बॉयज, भाई कोई भी हो, भाई लड़की हो या लड़का, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ना उसको। भाई लड़का भी पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, वो निकल लेता है नौकरी के लिए, लड़की भी एक बार को ठीक है शादी हो जाती है, पर वो फिर भी दो दो फैमिली को केयर कर लेती है। तो आप समझ रहे हो, तो ये चीजें होती हैं, ये रियलिटी है, रियलिटी है, समझना होगा कि चाहे बॉयज हो या गर्ल हो, ठीक है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी। दो बेबी सोच रखे हैं तो इससे क्या है, दो लड़कियां हैं तो ठीक है अब स्टॉप हो जाओ, मन नहीं करना चाहिए, उनको लड़कों की तरह रखो, वो आगे जाके भी लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, ना लड़कियां साथ रह रही हैं ना लड़के साथ रह रहे हैं, ठीक है। केयर अगर करनी होगी तो दोनों ही कर लेंगे, नहीं करनी होगी तो कोई भी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम में इंक्लूड था, ठीक है, मेल एंड फीमेल चाइल्ड। फिर भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी हम क्यों बोला, क्योंकि उनको अब यार बताना पड़ेगा कि अगर आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी दोनों को, तो आगे जाकर के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, जो मैंने बताया, ठीक है। और ये आगे आने वाली जनरेशन, चाहे किसी की जनरेशन हो, ठीक है, उन सब के लिए बहुत बहुत घातक है, ठीक है। तो अवेयरनेस ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू अनकंट्रोल प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ, ठीक है। और एक लास्ट ऑप्शन ध्यान रखना है, सोशल, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी जो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, सेक्स एब्यूज एटसेट्रा, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की गई है। तो समझ में आया, स्ट्रेटजी के सारे पॉइंट टिप्स पर आ जाने चाहिए, बिल्कुल मैं इंटरकनेक्ट कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स को, एनसीईआरटी की सारी लाइनों को जोड़ करके एक पिक्चर बनाई है पूरी। जैसे भाई पहले क्या आया, मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या सोचा भाई, क्या स्ट्रेटजी बनाए कि सबको एकदम बढ़िया तरीके से अवेयर किया जाए, स्ट्रेटजी बनाई गई। दो ग्रुप को छांटो, एक ग्रुप ले लिया जो मैरिजेबल एज ग्रुप है, एक जो रिप्रोडक्टिवली तैयार हो चुका है, ठीक है,
दोनों ग्रुप को पकड़ लिया भाई, इनको अवेयर करना है। किसकी अवेयर करना है? वही मार्केट में कौन कौन सी डिवाइस अवेलेबल है जो बर्थ कंट्रोल पर काम करती हैं। सरकार में गवर्नमेंट कौन सी उन डिवाइस को प्रोवाइड करा रही है जिससे कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। फिर ध्यान रखना है आपको क्या, भैया आपने सपोज डिवाइस यूज की और फर्स्ट बेबी कंसीव कर लिया, तो मैटरनल केयर कितनी जरूरी है ये अवेयर करना है। ठीक है, और मैटरनल केयर के बाद जब बेबी बर्थ लेता है तो पोस्ट नेटल मदर की और फीटस की केयर कितनी जरूरी है। और अगर बेबी आ जाता है तो उसके लिए फर्स्ट मिल्क की जो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी हेल्थ के लिए, इसकी अवेयरनेस। ठीक है, और अगर मान लो वो बेबी फीमेल है तो ऐसा नहीं है कि मेल की चाहत में आपने लाइन लगा दी। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं, इट्स ओके, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है, साथ रहेंगे, दोनों रहेंगे, तो कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, और ये भी बताना जरूरी है कि अगर आपने मेल की चाहत में लाइन लगा दी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, सारी बात। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन मैंने बताया सोशल एवेल लाइक द सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम जितने भी हैं उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। तो स्ट्रेटेजी समझ में आई ना, याद हो गई होगी बिल्कुल इंटरकनेक्ट करके। ये पहले 2 ग्रुप लिए, ठीक है, जितने भी बर्थ कंट्रोल डिवाइस पर, अगर मान लो बेबी कंसीव कर लिया तो मैटरनल केयर, और बेबी की बर्थ हो गई तो पोस्ट नेटल मदर की और फीटस की केयर। ठीक है, और भाई उसके बाद क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस, और फीमेल बेबी हो, अगले की तैयारी कर रहे हो ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को बराबर बराबर देनी है, बताना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है एक्सप्लोजन की वजह से, आप समझ रहे हो। और सेक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना। जैसे अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले एक मुहिम चली थी, गुड टच बैड टच, बच्चों को अवेयर किया। तो यही सब चीजें आपको बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ रहे हो ना, ऐसे लोग जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत मतलब कचड़ा है, मतलब जानवरों की बुद्धि तब भी अच्छी होती है, उससे भी गिरा हुआ स्तर है, तो बहुत हैं ऐसे समाज में। तो ये चीज बताने पड़ेगी और तभी सबको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी जनरेट करने पड़ेगी। जब मैक्सिमम ऐसे लोग हो जाएंगे तो वैसे लोग फिर सर्वाइव भी नहीं करेंगे, सर्वाइव करेंगे तो उनको भी थोड़ा लगेगा यार हमें भी इंप्रूव करना चाहिए, जो भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तभी होगा जब इनिशिएशन आप लोगों से होगा। ठीक है, नई जनरेशन से होगा, तो यही नई जनरेशन आगे जाकर के फ्यूचर डेवलप करने वाली है। तो स्ट्रेटजी समझ में आई, याद हो गई होगी बेटा। ठीक है, क्लियर है। प्रॉब्लम्स तो क्या थे, उसकी स्ट्रेटजी क्या बनाई, क्या इतना सफिशिएंट था, भाई स्ट्रेटजी बना ली, अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। सबसे पहले हमने बात की क्या प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव में अवेयरनेस इंक्लूड था, किस चीज की अवेयरनेस वो हमने आपको बताया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एडोलसेंस रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, सेफ एंड सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, अगर नहीं होती है तो एड्स और एसटीडी जैसी खतरनाक बीमारियां। तो इसके लिए स्ट्रेटजी आपके सामने आ गई। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कुछ हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन या नहीं हो रहा, आपके आसपास कुछ इंप्लीमेंटेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा, गवर्नमेंट क्या कर रही है इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इंप्लीमेंटेशन के देखो पुराने टाइम पर अगर आपको याद हो, मुझे याद है मेरे गांव के अंदर कहीं पर भी ऐसा कहीं डिस्पेंसरी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पर अब सुना है वहां डिस्पेंसरी है। तो छोटे छोटे गांव में डिस्पेंसरी के लिए आपको मतलब अगर बेबी कहीं कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो गांव में ही दाई माँ हुआ करते थे, मतलब एक कोई पुरानी लेडी वही जाती थी और वही बेबी की बर्थ कराती थी। तो कोई साइंटिफिकली नहीं थी, तो अक्सर मैटरनल और फिटल मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा हुआ था। ठीक है, अगर कहीं किसी को एसटीडी हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गई किसी कारण से, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, शहर तक जाना पॉसिबल नहीं होता था, फीमेल को कैसे लेके जाएं, घूंघट डाल करके तो वो रहती है, कोई सुविधाएं नहीं थी, बैलगाड़ियों पर लेकर के जाया जाता था, तो बड़ी दिक्कतें थी। और शर्म तो इतनी ज्यादा, भाई हम बात भी नहीं कर सकते, वो तो घर के अंदर बंद है। ठीक है, तो बड़ी स्थिति मतलब खराब थी। ठीक है, और कैसे अवेयर करें भाई इनके लिए, भाई कौन कौन सी डिवाइस अवेलेबल हैं, आप समझ रहे हो मार्केट में कौन कौन सी डिवाइस अवेलेबल है। कॉन्डोम टर्म सुनते ही लोगों की हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, तो क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या लेके आए, कैसे अवेयर करें इन लोगों को। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो हम खाली पेपरों पे लिखने से काम बन जाएगा क्या, भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्ट्रेटजी बना ली, ये होना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए, भाई लिखने से थोड़ी ना काम बनेगा, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लेवल पर क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल में आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा भाई ठीक है, गांव गांव में क्लिनिक बनाना है, गांव गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पहला टारगेट किया। आप देख रहे हो हर जगह इंप्लीमेंटेशन होता जा रहा है, हर गांव के अंदर एक क्लिनिक, छोटा क्लिनिक, एक थोड़ा बड़ा गांव होगा या कई गांव को मिलाकर के एक बार अटैचमेंट में कोई आ जाएगा, वहां उठा के बड़ा क्लिनिक बना दिया उन्होंने। क्लिनिक यानी
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप चालू कर दिया भाई, ठीक है। नंबर 1 की इंप्लीमेंटेशन क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देना चालू कर दी भाई, क्लिनिक बना दिए, ठीक है। आज की डेट में तो मोहल्ला क्लिनिक का भी कंसेप्ट आ गया है, ठीक है, वो भी बनाने चालू हो गए। तो ठीक है, क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चालू किए अच्छे लेवल पर, ठीक है। हॉस्पिटल्स खुलने चालू किए, मतलब छोटे छोटे लेवल पर भी इन्होंने क्लिनिक बनाने चालू कर दिए, ठीक है। चलो ठीक है, क्या खाली कई गाँव मैंने ऐसे देखे हैं क्लिनिक हैं, उन क्लिनिक के अंदर डॉक्टर भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, ठीक है, एनिमल्स हैं, आप समझ रहे, कुत्ते घूम रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, गाय भैंस घूम रहे हैं उसके अंदर, बैठे हैं उसके अंदर, ऐसी भी क्लिनिक है, ठीक है। तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं बनेगा, वहां पर आपको क्या करना होगा, फैसिलिटीज, यानी आपको कह सकते हो अच्छे डॉक्टर्स अपॉइंट करने होंगे। तभी गवर्नमेंट ने देखा होगा एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आपके लिए ही बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं पहले एमबीबीएस की तो पीजी की, पीजी करके निकल लिए, बाय बाय। अब सब्र करो, एमबीबीएस की है तो आपकी है ड्यूटी भी लगेगी, इंटर्नशिप भी होगी, ऐसे नहीं होई बाय बाय, ठीक है, निकल लिए, ठीक है। अब ड्यूटी आपकी लगेगी ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो ऐसे नए नए जो डॉक्टर्स बनेंगे उनको कम से कम 2 साल या 1 या 2 साल, जो भी इनका नॉर्म्स होता है, चेंज होते रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ड्यूटी देने पड़ेगी ऐसी जगह, तब जाकर के आपकी डिग्री वो चीज़, इंटर्नशिप बहुत जरूरी हो गया। तो इससे क्या होगा, हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, यानी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ठीक है, यानी एक प्रोफेशनल्स का होना उन बिल्डिंग्स में बहुत जरूरी है भाई, तभी तो ट्रीटमेंट होगा, खाली बिल्डिंग बनाने से तो ट्रीटमेंट नहीं होगा ना। चलो ठीक है, आपने वो भी कर दिया। कई जगह देखा मैंने, डॉक्टर भी हैं, बिल्डिंग भी है, डॉक्टर मक्खी मार रहे हैं, क्या करें भाई, क्या है, दवाई नहीं है, क्या दें पेशेंट को, ठीक है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर भी है, पर फैसिलिटीज नहीं है, मटेरियल सप्लाई नहीं है, तो मटेरियल सप्लाई नहीं होगी, डॉक्टर भी क्या कर लेगा, ठीक है। फिर तीसरा फोकस किया क्या, मटेरियल सप्लाई, ठीक है, यानी मटेरियल सपोर्ट, अगर मटेरियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या कर लेगा डॉक्टर भी, तो ठीक है। तो 3 चीजों को फोकस किया गया, हर गांव में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मेडिकल जो भी एक्सपर्टीज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अपॉइंट करना है, ठीक है। तो और इसके अलावा आपको तीसरा ध्यान रखना है कि फैसिलिटीज या मटेरियल सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाकर के ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन नजर आता है, जो आज आ रहा है, ठीक है, देखने को मिल रहा है। हाँ, कहीं कहीं वही अपवाद तो सभी जगह हैं, ठीक है, कुछ केस देखने को मिल जाते हैं, जो मैंने बताया ना कि खुले हुए हैं पर अंदर एनिमल्स हैं। पर अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, जागरूक हो गया है, आप भी इतने जागरूक हो गए हो, आज सुन करके आप कहीं भी आपके आसपास होगा, फोटो खींचोगे, डालना चालू कर दोगे। भी हमारे गांव में ये हालत हो रही है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम कहाँ है, आरसीएस प्रोग्राम कहाँ रन कर रहा है, हमारे गांव के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं है, हमारे गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उसमें एनिमल्स बैठे हुए हैं, ठीक है, गोबर कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये अब आप अवेयर हो गए, आप तुरंत सोशल मीडिया डालना चालू कर दोगे, गवर्नमेंट वहां का जो भी होगा, विधायक जो भी होगा, देखेगा वो तिरियो हो रहा है, ये तो एक्टिव हो गए गांव वाले, तुरंत जाकर के वो, ठीक है, कराएगा, सब फैसिलिटी डेवलप करेगा, तो चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हो अपने काम के लिए। तो बस ये चीजें अगर स्टार्ट कर दोगे तो सब अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, क्या इतने से काम बन जाएगा, अब बताता हूं मैं आपको। अच्छा, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन से क्या फायदा होगा, अब उस ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम में देखोगे आप भाई, प्रेगनेंसी कॉमन है, हर जगह होगी, डिलीवरी की प्रॉब्लम सब जगह आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हर जगह होती हैं, एबॉर्शन की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो, और इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। ये 4-5 डिसऑर्डर एनसीईआरटी ने दे रखे हैं जो कॉमन है। कॉमन का मतलब है एक छोटा सा गांव भी होगा, ये चीजें तो होंगी ही होंगी, ठीक है, भाई छोटा सा गांव होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव तो करेंगे, ठीक है, डिलीवरी भी होगी कंसीव करेंगे तो, ठीक है। और जब ऐसी केस होते हैं तो एसटीडी होने की, भाई इन्फेक्शन, थोड़े बहुत इन्फेक्शन तो हो ही जाते हैं, तो मदर को या अदर को, किसी न किसी को, वाइफ को, किसी न किसी को इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या हो सकता है, भाई एबॉर्शन भी कराना पड़ सकता है, हो सकता है प्रॉपर बेबी ना हो, ठीक है, प्रॉपर बेबी में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके अंदर कोई और केस हो जाता है, तो ये भी कॉमन बात है, एबॉर्शन के केस भी वहां देखने को मिलते हैं, ये एक एक्सपर्ट ही कर पाएगा, नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकते। भाई कॉन्ट्रासेप्शन, ये तो भाई पहली बेसिक प्रायोरिटी है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, अब इसके लिए कोई शहर थोड़ी ना जाएगा, लोकल ग्रामीण क्षेत्र में कोई क्लिनिक होगा, वहां के जो भी प्रोफेशनल्स होंगे वही तो इसको सॉल्व करेंगे। और इनफर्टिलिटी जिसका केस तेजी से बढ़ता जा रहा है, चाहे गांव का क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब जगह इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर, हमारी ही जो एक्टिविटीज है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीजों के लिए एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या इतने से काम बन जाएगा ना, और गवर्नमेंट क्या कर रही है इंप्लीमेंटेशन के लिए, गवर्नमेंट नई नई टेक्निक्स ढूंढ रही है भाई, इसमें और क्या, भाई इतना ही नहीं आया कि भाई हमने ये बना दिया, डॉक्टर भेज दिया और मेडिकल सप्लाई कर ना, इतने से नहीं काम बनेगा, आपको रिसर्च करनी होगी, नए नए
शोध करने होंगे, रिसर्च, ठीक है। उसके लिए एक रिसर्च टीम बनानी होगी, जो आगे जाके आप चाहो तो रिसर्च में इंटरेस्ट ले सकते हो तो आप ले सकते हो, बिल्कुल कोई नहीं, एमबीबीएस करो, पीजी करो, आगे जाके रिसर्च में जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर या तो एक अलग तरीका है नॉन मेडिकल्स वाला, वो लंबा प्रोसेस है। सबसे बड़ी तरीका है एमबीबीएस करो, पीजी करो, रिसर्च में एंटर कर जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो पैसा कम है पर वहां जुनून चाहिए, जो इंडिया में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। मतलब उस फील्ड के अंदर लोग, ठीक है, मजबूरी में जा रहे हैं, भाई प्रैक्टिस नहीं चल रही तो चले गए नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि आज की डेट के अंदर आप जरा भी सही हो ब्रेन से, ठीक है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, तो मतलब धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, आपने सही तरीके से आए हो इस लाइन के अंदर, आपने कोई गलत दरवाजा एंटर यूज नहीं किया एंटर करने के लिए, समझ गए होगे, तो आप सक्सेस हो गए आगे जाकर के, आपने गलत तरीके से आए हो। हाँ, कभी और भी चीजें होती हैं कि इकोनॉमिकली लोग वीक होते हैं पर वो फिर भी निकल जाते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, निकल जाते हैं। वो थोड़ा सा अपना जुनून चाहिए उसके अंदर, तो वो अच्छे लेवल पर निकल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सीधी भाई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंटर्नशिप दे रही है आपको, बहुत सारी चीज़ें दे रही है। आप चाहो अपना, आपका जुनून है तो आप कोई भी यहाँ पे इंटर्नशिप ली, आगे आगे अच्छा आपने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले लिए, 4-4 घंटे देना चालू कर दिए तो आपको बहुत बड़ी अच्छी सैलरी मिलने चालू हो जाएगी टाइम दे करके। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप में टैलेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, और गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इंप्लीमेंटेशन के लिए, रिसर्च कर रही है। अब रिसर्च में नई नई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की खोज होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। बड़े लेवल पर इम्यूनाइजेशन इसी में तो इंक्लूड है, जो देखो ना पल्स पोलियो अभियान, गवर्नमेंट का WHO ये प्रोग्राम चल रहा है। वैक्सीनेशन, भाई जब वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है, क्योंकि आप भाई मदर को या आगे आने वाली जनरेशन को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो हेल्थ के लिए यानी प्रिवेंशन, एक तरीके से मतलब आप समझ प्रिवेंट कर रहे हैं उनको डिसऑर्डर से होने के लिए, तो ये सब इसी में इंक्लूडेड है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टेक्निक, ठीक है। अच्छा, टेक्निक में एक हमने टेक्निक ढूंढी थी एमनियोसेंटेसिस, ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक ढूंढी थी हमने, रिसर्च की थी इसके लिए एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के, पर इसका मिस यूज हुआ। भाई आप एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है इस बताने वाला हूं, इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं फीटस का, उसमें हम उसके सेल्स जो उसके बॉडी के ब्रेक डाउन होने वाले सेल्स होते हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं, उन सेल्स के अंदर हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करते हैं, और क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई करके हम पता लगा लेते हैं बेबी एबनॉर्मल तो नहीं है, जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर एबनॉर्मल है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, भाई अबॉर्ट कर देते हैं, नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। पर इस टेक्निक का दुरुपयोग हुआ, ठीक है। दुरुपयोग क्या हुआ, आपने एक्स और वाई क्रोमोसोम को ढूंढना चालू कर दिया और फीमेल फीटस का आइडेंटिफिकेशन करके फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उसी को रोकने के लिए इस प्रोग्राम ने, ठीक है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस, यानी संवैधानिक तरीके से एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगाना चालू कर दिया। बैन का मतलब किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। भाई आप इस टेक्निक का उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं करोगे तो जो करवा रहा है वो या डॉक्टर, दोनों को पनिशमेंट मिलेगा, उसके अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है। चलो, तो स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ओनली सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की है, ये नहीं कही गई है कि इसको बंद करना है, बैन करना है। ये टेक्निक एबनॉर्मलिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। टू लीगली चेक इंक्रीज मेनेसिस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड, यानी आप क्या करना है, लीगली हमें रोकना है फीमेल फिटिसाइड के जो केस बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए इसके ऊपर संवैधानिक तरीके से बैन लगाना जरूरी है इस एमनियोसेंटेसिस के लिए, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। क्लियर है बिल्कुल, ये इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, इस प्रोग्राम ने ही इस चीज को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा मैसिव इम्यूनाइजेशन, बड़े लेवल पर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन इसी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। जो घर घर जाके वैक्सीन लग रहे हैं जो भी है वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ये 2 बातें ध्यान आ गई, यानी इस सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट के साथ साथ रिसर्च इन टेक्निक का डेवलपमेंट, मैसिव इम्यूनाइजेशन, एमनियोसेंटेसिस पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, बैन लगाना सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ये चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब बात आती है, अगर मैं एमनियोसेंटेसिस की बात करता हूं तो सर आपने नाम तो बोल दिया एमनियोसेंटेसिस, क्या है ये एमनियोसेंटेसिस, अब इसको बारे बता लेते हैं, ठीक है। देखो, प्री अम्बिलिकल कॉर्ड बट सैंपलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे कहेंगे सर वो भी आपने कहां पढ़ा मुझे नहीं पता, अब वो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी किस पर लेके चल रही है, हम किस चीज को फोकस कर रहे हैं उस पर काम करेंगे। तो एमनियोसेंटेसिस की बात चल रही है, तो एमनियोसेंटेसिस तो हम इसका किसके लिए यूज करते हैं, आप बोलोगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप समझना,
किस टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी? एनसीईआरटी ने 4 दे रखे हैं पर ढेर सारे, ठीक है। क्वेश्चन इन 4 पर आएगा। डाउन सिंड्रोम को ढूंढना है तो एमनियोसेंटेसिस कर लो, ठीक है। हीमोफीलिया का आइडेंटिफिकेशन करना है, एमनियोसेंटेसिस कर लो। सीकल सेल एनीमिया, एमनियोसेंटेसिस कर लो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमनियोसेंटेसिस कर लो। इन चारों डिसऑर्डर के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में एमनियोसेंटेसिस की जाती है। आप समझ गए ना, एमनियोसेंटेसिस की जाती है इन चारों ही डिसऑर्डर्स के लिए। ये तीन चारों ही कैसे हैं? जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं। तो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एमनियोसेंटेसिस की, पहली बात है, ठीक है। मिसयूज क्या हुआ एमनियोसेंटेसिस का? किल द नॉर्मल फीमेल फीटस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिसयूज क्या है? ये मिसयूज हुआ, इसलिए इसको संवैधानिक तरीके से रोक लगाना जरूरी है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। यूज किसके लिए करते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके लिए। अच्छा, होती क्या है एमनियोसेंटेसिस? कुछ भी नहीं है। हमने क्या 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 काम किया? हम जितना समझ गए थे कि फीटस के अंदर क्या होते हैं? फ्लूइड में सेल्स होते हैं। फीटस के बॉडी के सेल्स इसमें पड़े होंगे। आपने धीरे से एक स्पेशल सिरिंज होती है, उससे इस फ्लूइड को सक किया तो सेल्स आपको यहां मिल जाएंगे। सेल्स आपको मिल गए, ये सेल्स आ गए इसके अंदर। भाई सेल्स आपने आइसोलेट कर ली तो सेल्स में क्या होंगे? क्रोमोसोम, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम का आप स्टडी करके, इन क्रोमोसोम को स्टडी करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, पर इसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम भी होंगे। भाई एक्स क्रोमोसोम भी है और वाई क्रोमोसोम भी है। इससे कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन करके फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ जाते हैं, ठीक है, बस ध्यान रखना है। तो अच्छा, कब करना इसके लिए सेफ है? आप लोग 14 से लेकर के 18 वीक, 14 से 18 हफ्तों के बीच में अगर टेक्निक को किया जाए तो सेफ है। नहीं तो कहीं ना कहीं फीटस को भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। फीटस को ही होगा, फीटस को होगा तो इनडायरेक्टली फीमेल को भी हो सकता है फ्यूचर में। तो एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को सक करते हैं 14 से 18, 14 से 18 वीक के बीच में। उसमें हम फीटस सेल की स्टडी करते हैं, उनके क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मिसयूज एक ही हो सकता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल? चलो अच्छा, एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन में दो काम तो हो गए। एक तो उन्होंने एमनियोसेंटेसिस को डिस्कवर किया और उसका जो नेगेटिव रोल हो रहा था, फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसको स्टैट्यूटरी इसको बैन बैन किया, मतलब संवैधानिक तरीके से उसको रोक लगाई, उसके ऊपर एक लॉ बनाया। और मैसिव इम्यूनाइजेशन नंबर 2। और नंबर 3 एक काम और हुआ है इस प्रोग्राम में, सहेली, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलोगे, एक मेडिसिन थी जो इंडिया में ही बनी थी। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनी थी, वहां के साइंटिस्टों ने बनाया था इसको, ठीक है। लखनऊ के बच्चे सुन भी रहे होंगे कि अरे यार लखनऊ में ऐसा भी हुआ है। हाँ बेटा, लखनऊ में ऐसा भी हुआ है, ठीक है। CDRI अच्छा इंस्टीट्यूट है वहां पर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहां के साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया। ये बहुत हल्की नहीं ड्रग थी, ये बहुत एडवांस ड्रग थी, क्योंकि अदर कंट्री से जो ड्रग हम ले रहे थे, ठीक है, हम आगे बताने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो भी बताएंगे, वो कहीं ना कहीं स्टीरॉयडल थी, उसमें हॉर्मोन्स थे, लाइक एस्ट्रोजन, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे हॉर्मोन्स थे उनके अंदर। और हार्मोन इम्बैलेंस या कह सकते हो कि ब्रेस्ट कैंसर या बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। पर गवर्नमेंट को तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट ने तो उन मेडिसिन को अपनी लोगों के ऊपर अप्लाई करना चालू कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट देना चालू कर दिया। लोगों को फ्री में मिल रहा है, जहर है तो वे ले लेंगे, भाई फ्री में मिल रहा है तो खा भी लेंगे, ठीक है। इंडिया में तो यही सोच है। तो तब जाकर के ये ड्रग बनाई गई, इसकी मैं इंपॉर्टेंस समझाता हूं। ये तो नंबर 1 नन स्टेरॉयडल थी। कैसी थी? नन स्टेरॉयडल। क्योंकि आप जितनी भी ड्रग ले रहे हो मार्केट में जो अवेलेबल है सभी स्टेरॉयडल है, क्योंकि सभी में सेक्स हार्मोन है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑल आर स्टेरॉइड्स। और जब स्टेरॉइड्स को बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो उनके साइड इफेक्ट भर भर के आते हैं, भर भर के आते हैं, सबके साइड इफेक्ट हैं। तो सहेली नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा। A new oral contraceptive for the female was developed by the scientist of, किसके साइंटिस्ट? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, जो कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। तो लखनऊ का ही इंस्टीट्यूट है CDRI। तो यहां के साइंटिस्टों ने इस ड्रग को ढूंढा। अब इस ड्रग की खास बात क्या है? यहां तक बताओ, समझ में आया नहीं आया? फिर मैं खास बात बताता हूं। यस सर, साइड इफेक्ट होगी नहीं सर,
बेटा साइड इफेक्ट सबके भर भर के हैं, बस नेचुरल मेथड को छोड़ दो, अगली क्लास में बताने वाला हूँ। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, एक तो बैरियर मेथड को छोड़ दो, लाइक कोंडोम, लाइक वॉल्ट, ये इनकी कोई नहीं, मतलब जो बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड इनको छोड़ करके सबके साइड इफेक्ट हैं। हाँ, एक परमानेंट मेथड है, उसके भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसके अलावा जितने भी हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस हैं सबके हैं, ठीक है। इसके कम है कंपेरेटिव, पर कहीं ना कहीं ये भी असर डालती है, पर हाँ जितने भी मार्केट में उस समय अवेलेबल तो उनसे सबसे बेस्ट है, ठीक है। ओके ओके, एकदम क्लियर सर। कहानी की तरह समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मतलब हर चीज कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मतलब पूरा पिक्चर की तरह बता रहा हूँ, बिल्कुल मूवी की तरह, ध्यान से देखो। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये होती है, हम नहीं समझते थे। अच्छा, हेल्दी सोसाइटी ये होती है। ओके, इंडिया पहला कंट्री था जिसने ये चीज लॉन्च की, क्या नाम था? फैमिली प्लानिंग। कब किया? 1951 में किया। अरे वाह। अच्छा, बाद में मॉडिफाई भी किया इसको, आरसीएच। यार बहुत बढ़िया सर। दिमाग में एक चीज आ रही है सर, ये आरसीएस प्रोग्राम में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट था अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए ये ओके सर। किस चीज की अवेयरनेस? अच्छा, 5 पॉइंट्स बताए सर ने, ये इस चीज की अवेयरनेस। सर उसके लिए स्ट्रेटजी क्या यूज की? अच्छा, स्ट्रेटजी, अच्छा 2 ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, उनको क्या अवेयर करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होने चाहिए भाई, बेबी को कंसीव कब करना चाहिए, कंसीव कर लिया तो मेटरनल केयर कितनी जरूरी है, और पोस्ट नेटल मैटरनल फिटल केयर कितनी जरूरी है। उसके बाद फर्स्ट जो मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसकी मतलब इनटेक करना, या ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए कितना जरूरी है, और अगर फीमेल बेबी है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कितनी जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, ठीक है। और सेक्स रिलेटेड अब्यूज क्राइम की इंफॉर्मेशन, ये इसकी स्ट्रेटेजी हुई। अच्छा, इसका ठीक है, स्ट्रेटेजी समझ में आ गई सर, समझ में आ गया सब कुछ क्या क्या है। सर इंप्लीमेंटेशन कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा? यस, इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है। क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वहां डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं उनको, ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। क्या फायदा होगा इस इंप्लीमेंटेशन से भाई? बेसिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स थी हर गांव के अंदर, डिलीवरी, ठीक है, प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, एसटीडी, इनफर्टिलिटी, बेसिक प्रॉब्लम सभी जगह थी, उनको हेल्प मिल रही है इस चीज के अंदर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर। क्या खाली इतने से काम बन जाएगा? ना बेटा, इसमें और भी इंप्लीमेंटेशन चाहिए। क्या चाहिए इसमें? जो इंस्ट्रूमेंटेशन पे रिसर्च होनी चाहिए, तो हमने एमनियोसेंटेसिस पर रिसर्च की इसके अंदर, ठीक है। उसका मिस यूज जो हो रहा था उसको बैन किया, और मैसिव इम्यूनाइजेशन बड़े लेवल पर, इंडिया के बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमने न्यू जनरेशन को इम्यूनाइज किया, वैक्सीनेटेड किया, वो इसी प्रोग्राम के अंदर ही आता है, ठीक है। इतना ही नहीं, ठीक है, यहां हमने एक और ड्रग रिसर्च की है, कहां पर? लखनऊ में, सहेली। अब सहेली की खास बात सुनो, क्योंकि जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आती हैं सारी स्टेरॉयडल होती हैं, सभी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टेरॉन अकेला, ये मतलब सभी में स्टेरॉइड्स होंगे, पर सहेली ये नॉन स्टेरॉयडल है। बहुत खास बात, देखो यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे बेटा, पायल कह रही है से सब नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, बने रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव तो अपने आप डिस्ट्रॉय होगा ही, तो आप जब खुद पॉजिटिव रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अपने को इंप्रूव कर रहे हैं, दुनिया को हम क्या इंप्रूव कर पाएंगे? अपने को इंप्रूव करना है, अपने पर फोकस करना है, ठीक है। अपनी ग्रोथ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपनी पॉजिटिविटी को ध्यान में रखना है। जिसको नेगेटिव समझाने के बाद भी जो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा ही, उसको तो भगवान भी आगे सही नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपना प्रारब्ध खुद डिसाइड किया है, वो पहले से ही डिसाइड करके आया है। पता है ना ये वाली बात, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान पहले से जन्म लेने से पहले डिसाइड करता है, डेथ होने के बाद जो मैंने भी जो अच्छे अच्छे जो हैं, ठीक है, इस फील्ड के लोग एक्सपर्टीज हैं, उनकी चीजें सुनी है, तो वो बताते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी तो किसी को पता ही नहीं है, बट ये है कि हम अपना जो भी कुछ है खुद डिसाइड करते हैं कि जन्म ले रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, हमारा खुद का डिसीजन है, ये खुद डिसाइड करके आए। और हमारी डेथ कैसे होनी है ये भी हम खुद डिसाइड करके आए। हम इस दुनिया में एक रोल प्ले करने आए हैं, बस उस रोल प्ले करने के बाद वो टाइम पूरा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उस जब ये मैकेनिज्म होती है, रोल प्ले होती है, तो उस समय कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। वो हमें नेक्स्ट कि आगे हमें जन्म फिर से लेना है या नहीं लेना, कि हमारे अंदर भी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, हमारी एनर्जी मेन कॉस्मिक एनर्जी में मिल जानी है या अगेन फिर से आनी है, ठीक है। वो सब चीजें डिसाइड करती है इन्हीं सब चीजों के ऊपर। तो एक मैं नहीं बोलता, मुझे भी नहीं पता, अननोन चीजें हैं, बट हाँ जो लोग जो थोड़े से
स्पिरिचुअल साइंस की नॉलेज रखते हैं, वो बोलते हैं एक सिस्टमेटिक सिस्टम है ये सारा का सारा। तो जो नेगेटिव है वो अपना प्रारब्ध लिखा के आया है, जो पॉजिटिव है वो अपना, हम कोशिश करते हैं कि अपना बेटर से बेटर करें, बेटर से बेटर करें, जिससे कि हमारी पॉजिटिविटी बढ़े और हम जिस पर्पस से आए हैं यहाँ वो सॉल्व हो। ठीक है, मैं आपके लिए, तो आपको तो नेचर ने एक मौका दिया है यार, मैं कहता हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया है डॉक्टर बनने का, समाज में एक ऐसा काम करने का जो कि हर किसी को तो मौका मिलता ही नहीं है यार। ठीक है, मतलब भगवान स्वरूप, डॉक्टर को भगवान के बराबर रखा है एक आम इंसान ने, क्योंकि आप किसी की जीवन को बचाते हो। तो उस मौके को अगर आपको गंवाना है तो शायद हो सकता है नेचर ने आपको कहीं, आप लिखा के आए हो कि हाँ मौका मिलेगा, आप डिसाइड आप पे करना है कि उसको यूज करना है या डिस्कार्ड कर देना है, फिर आगे जाकर के पछताना है। वो ये होता है कि हाँ यार ये नहीं कर पाए, कास्ट कर लिए होते। तो कास्ट टर्म आएगा, वो आगे आएगा, जो नेगेटिव लोग थॉट्स रखते हैं। हाँ, जो पॉजिटिव है वो कास्ट को आने नहीं देंगे। ठीक है, वो उसको समझ रहे हो, जिएंगे जो भी तरीका होगा। तो बस यही कहता हूँ, तुम जो पॉजिटिव हो पॉजिटिव रहो और मस्त बिंदास होके काम करो। ठीक है, सीटें लिमिटेड हैं, भीड़ ज्यादा है, थोड़े बहुत लोग डाइवर्ट होंगे तभी तो अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, होने दो। ठीक है, हम तो समझा सकते हैं, हमें तो इक्वली सबको समझाना है। ठीक है, इतना समझाने के बाद भी अगर बच्चा नहीं समझता है तो समझ लो वो अपना प्रारब्ध लिखा के आया है। और इतना समझाने के बाद कोई शायद समझ जाता है तो शायद वो प्रारब्ध लिखा के आया था पर डाइवर्ट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं किसी, जैसे टीचर्स हो या पेरेंट्स हो या जो भी हैं फ्रेंड्स हो, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसका डायरेक्शन भटकने से सही हो गया, ये भी डिपेंड करता है। तो ये भी एक अच्छे कर्म की वजह से ही आपके जो डाइवर्ट वाली चीजें होती हैं वो सही हो जाती हैं। तो टेंशन मत करो, बिंदास होके स्टडी करो। अब आते हैं हम सहेली पर, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब आप खुद कहोगे यार इंडिया के साइंटिस्ट कोई कम नहीं है, इंडिया मतलब पूरी दुनिया में इंडिया के डॉक्टर, इंडिया के साइंटिस्ट, इंडियंस की यार वैल्यू सब जगह है। ठीक है, हल्के में मत लो, वो तो लोग, ठीक है, एक जमाना था हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा थी, वर्ल्ड में टॉप मोस्ट पर थी, और वो टाइम फिर से आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे भी वो टाइम आने वाला है जो टॉप पर होगी, क्योंकि इंडियंस किसी से कम नहीं है। ठीक है, वो हम प्रूफ करेंगे आगे जाकर के। तो सहेली की बात करते हैं, मेरा समझो, अगर सहेली की बात करेंगे तो कैसी होती है बेटा, स्टेरॉयडल या नॉन स्टेरॉयडल? ये नॉन स्टेरॉयडल सहेली, नॉन स्टेरॉयडल है जिसमें सेंट क्रोमन होता है। ठीक है, एक केमिकल है सेंट क्रोमन, मैं बता देता हूँ उस चीज को। अगर हम सहेली की बात करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल सेंट क्रोमन होता है यहाँ पर, नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, अरे सेंट सी एन टी होगी, सेंट हो गया, सेंट क्रोमन। अगर मैं इसके सेंट क्रोमन के एक्शन मैकेनिज्म की बात करूं, पहले तुम बेसिक समझना होगा। बेसिक का मतलब है, मान लो ये एंडोमेट्रियम है, मान लो ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी आपको पता है। मान लो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, मान लो ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये एंडोमेट्रियम है। रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर से बाइंड करते ही एंडोमेट्रियम की थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। भाई ये नॉर्मल मैकेनिज्म जाते हैं, भाई एस्ट्रोजन बाइंड करता है, थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है एंडोमेट्रियम की, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ठीक है, पर हमने क्या काम किया, सेंट क्रोमन ड्रग सहेली किसी को इंसान को दे दी। ठीक है, सहेली से क्या होगा, सेंट क्रोमन उसकी बॉडी में जाएगा, और सेंट क्रोमन अगर बॉडी में जाएगा तो सेंट क्रोमन क्या काम करेगा, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देगा, मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर।
जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देगा, मानो इसको दिया एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, उसने मॉड्यूलेट कर दिया, अगर मॉड्यूलेशन हो जाएगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर का तो क्या थिकनिंग हो पाएगी? ठीक है, यानी ये थिकनिंग को रोकेगा, और थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करके इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करता है सेंट क्रोमन। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो सेंट क्रोमन का मेन पर्पस क्या है कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को पॉज कर देना। भाई रिसेप्टर ही मॉड्यूलेट हो जाएंगे, रिसेप्टर ही मॉड्यूलेट हो जाएंगे तो बाइंड ही नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो थिकनिंग नहीं होगी, और थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉन स्टेरॉयडल है, सेंट क्रोमन की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। इसके लिए मतलब है ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, एक नॉर्मल जितनी भी हम टैबलेट्स लेते थे उनको हम पर डे लेते थे, पर इसका एक कंसेप्ट और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूज्ड वंस इन अ वीक। भाई हफ्ते में एक ही बार लेना है, ठीक है, हफ्ते में एक ही बार लेना है। हर किसी को आपको पर डे लेना पड़ेगा, इसको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लेना, पर डे लेने का चक्कर नहीं है, हफ्ते में एक ही बार लेना होता है। तो सहेली की खास बात, किसने बनाया इसको? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया। इसमें नॉन स्टेरॉयडल है, तो क्या होता है इसमें? सेंट क्रोमन होता है। सेंट क्रोमन की अगर बात करते हैं, किसके लिए स्पॉन्सर होता है सेंट क्रोमन? ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है, चेंज कर देता है। चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस्ट्रोजन थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, तो समझ में आ गया होगा, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो बढ़िया है ना, यानी सब कुछ हो रहा है, बेबी कंसीव भी हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। बेबी वही चने के दाने के बराबर होता है, ठीक है, चना भी बोल के ज्यादा मैं, ठीक है, सरसों के दाने के बराबर होता है, ठीक है, राई छोटा सा कहा यूट्रस में आएगा, इम्प्लांट नहीं होगा, इम्प्लांट नहीं होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात, या डीजनरेट कर जाएगा, एक राई के दाने के बराबर जो भी है। तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, एक तरीके से इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये भी एक यार बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, आप समझ रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है सैंड क्रोमन की। तो नॉन स्टेरॉयडल सैंड क्रोमन होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी ये क्या करता है? ठीक है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा है, क्वेश्चन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हफ्ते में एक ही बार लेना है, इसको रोज रोज देने का चक्कर है ही नहीं। ये हो गया भाई सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट कर रही है। इस प्रोग्राम के अंदर जो चीजें आती हैं, मैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया, सहेली की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, और अभी हमने क्या बात की थी? एमनियोसेंटेसिस की खोज हो गई, और उसको जो मिसयूज हो रहा था उस पर संवैधानिक तरीके से हमने रोक लगा दी। ठीक है, यानी उसको आप सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं कर पाओगे। इंडिकेटर, इंडिकेटर को याद करना, इसमें क्वेश्चन नहीं आता। इंडिकेटर का मतलब है जो भी चीजें बताई हैं ये आपके आसपास देखने को मिल रही हैं तो आप इंडिकेटर है कि आपकी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी है। इंडिकेटर फॉर इंप्रूवमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, वो जो सब कुछ बताया वो हो रहा है आपके आसपास, हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो रही है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं आता, मतलब वही चीज हमने पढ़ा है वो सब चीजें देखने को मिल रही हैं, सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, इंडिकेटर्स हो गए। तो एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये कहानी की तरह समझ में आया है नहीं आया, पहले रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा। अर्चना कॉलेज जाना है आज क्या? जाओ, कॉलेज जाके भी क्या करोगे तुम? ठीक है, जो गंदगी यहाँ कर रहे हो वो गंदगी वहां करोगे। ठीक है, चलो खैर। अरे अपनी डिवाइस में चेक करो यार, साउंड तो यहाँ भरभरा के आ रही है। ठीक है, साउंड तो बढ़िया आ रही है, अपनी डिवाइस का साउंड सेट करो, बढ़िया है सब कुछ, सिग्नल बढ़िया, साउंड बढ़िया। साउंड तो इतनी तेज आती है कि बच्चों के कान हिल जाते हैं।
चलो कोई नहीं। ओके, याद हो गया भाई, याद तो हो गया। पिक्चर की तरह समझ में आया नहीं आया, कोरिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, मूवी की तरह एकदम ब्रेन में छप जाना चाहिए एक एक चीज। मतलब मेरे बच्चे तो ये होते हैं, तुरंत बोलते हैं सर इनको आप तुरंत क्लास के अंदर सर पूछ लो, पूरा चैप्टर यूं ही सुना देंगे आपको। तो मेरी क्लास में तो यही होता है, ठीक है। पूरा चैप्टर कराने के बाद जब मैं समराइज कराता हूँ चैप्टर को, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना डेवलप होता है कि वो पूरे चैप्टर को सब बच्चों के सामने एक बार में समझ रहे यूं उड़ा देता है। तब लगता है सही डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, ठीक है। और उन चैप्टर्स को जो टोटली डेटाबेस है, जिनको कोई पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है, या समझ लो बहुत टिपिकल डेटा है जो भी है, मतलब स्कूल लेवल पर तो ऐसे उड़ा दिया जाता है इनको, ठीक है। तो उसको अगर आप डेटा पूरा मतलब उनको इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, मूवी की तरह देख पा रहे हो, तो मजा आता है इस चीज में, ठीक है। ओके, नो डाउट, बेहतर बेहतर, बस आपके अच्छे से जो कमेंट आते हैं मोटिवेट कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब फिर से बहुत बेहतरीन बातें बता रहा हूं सेकंड पार्ट की, ठीक है। टाइम अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 1 मिनट देख लें, अरे है अभी तो, ठीक है, बहुत टाइम, अभी तो 1.25 घंटा हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खत्म कर दूंगा, ठीक है, आधा घंटा मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, एकदम याद करा दूंगा यहीं पर ही, पक्की बात है। 3 लेक्चर में चैप्टर फिनिश बहुत अच्छी तरीके से। तो अब समझो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मैं बहुत वो बातें बताऊंगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो काम की हैं, जो आपको समझनी होगी, ठीक है। क्योंकि भाई जनगणना सेंसिस हर 10 साल बाद होती है, तो अभी जस्ट होके भी चुकी है, तो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, पर जो जीके की बातें भी है, जो एक जनरल एक इंसान को पता भी होनी चाहिए। तो पहले पता जी पॉपुलेशन, तो अच्छों बच्चों को लगता है पॉपुलेशन का मतलब है भाई ह्यूमन की पॉपुलेशन, नहीं, पॉपुलेशन स्पीसीज की होती है। देखा होगा ना, गधे की पॉपुलेशन, ठीक है, घोड़े की पॉपुलेशन, समझ रहे हो ना, कुत्तों की पॉपुलेशन, जो भी है, लॉयन की पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन स्पीसीज की होती है। पॉपुलेशन एरिया की होती है, भाई ह्यूमन की पॉपुलेशन यूपी में कितनी है, एमपी में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो एरिया की भी डिपेंड करती है। तो एक तो उसमें स्पीसीज आ गया, दूसरा एरिया आ गया, समय भी निर्भर करता है, कहते ना 10 साल पहले पॉपुलेशन ये थी, अब पॉपुलेशन ये है, भाई समय भी आ गया। यानी पॉपुलेशन जो है वो 3 चीजों में डिपेंड करती है, टाइम, एरिया और स्पीसीज, ठीक है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। यूनिट क्या है पॉपुलेशन की, एक इंडिविजुअल, कई इंडिविजुअल के मिलने से तो पॉपुलेशन बन रही है, ठीक है। तो 2-3 बातें ध्यान रखनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भाई नॉलेज के लिए, जीके के लिए, 11 जुलाई। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, तो पहली बात क्या आ गई यहां पर, स्पीसीज आ गई भाई, स्पीसीज। गिविंग एरिया, नंबर 2 क्या आ गया, एरिया आ गया। और टाइम, ये क्वेश्चन बनता है जो हिडन है, जो बच्चा गड़बड़ कर देता है। तो इन हिडन चीजों को ही तो मैं, ठीक है, थोड़ा फोकस कर रहा हूं, इससे आपको याद रहे, ठीक है। टाइम पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, स्पीसीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। डेमोग्राफी टर्म आ गया भाई, कहीं पर भी हम पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की स्टडी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी की बात करते हैं। एक ब्रांच है, इसमें सारी हम डिस्कशन इसी चीजों की करते हैं, डेमोग्राफी। यूनिट ऑफ पॉपुलेशन अभी बताया इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के मिलने से पॉपुलेशन बनती है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए पॉपुलेशन की। जब भी स्टडी करते हैं, बॉटनी में भी टर्म आता है इन चीजों से रिलेटेड, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, अब समझना है आपको यहां पर भाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अभी लेटेस्ट बता रहा हूं, लेटेस्ट अभी का डेटा, कब का डेटा है, अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 का डेटा है, अभी का लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 1.8 बिलियन हो चुकी है भाई, मिलियन नहीं बिलियन हो चुकी है, 1.38 बिलियन, ठीक है, 1.38 बिलियन, ये लेटेस्ट डेटा है। तो अब ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, लेटेस्ट है इसलिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.38 बिलियन बेटा, अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2021, ये भूलना नहीं है, लेटेस्ट इंप्लीमेंटेशन अब एनसीईआरटी में इंक्लूड हो जाएगा, मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब बेसिक बेसिक चीजें बात कर लेते हैं, जैसे भाई ऑफिशियली टर्म यूज करते हैं हम सेंसस, भाई हर 10 साल बाद जनगणना होती है, सेंसस होती है, हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कंक्लूड करते हैं भाई, पिछले 10 सालों में क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करना चालू करते हैं, हर कंट्री में ये सही होता है। ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलते हैं इसको, सेंसस, हर 10 साल बाद होती है। इंडिया में जो पहली सेंसस हुई थी 1872 में हुई थी, और लास्ट कब हुई है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पर अब क्या लिखने वाले हो आप,
2021 में, अभी बताया मैंने, लेटेस्ट डेटा दिया रखा है मैंने, ठीक है, 21 का है। 21 के अकॉर्डिंग अब लेटेस्ट ध्यान रखना है आपको, अब जो डेटा चेंज होगा एनसीईआरटी में इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, पर अभी तो वही चल रहा है। अब जो नई एनसीईआरटी की उसमें डेटा चेंज होगा, ठीक है भाई। ये डेटा बेस है थोड़ा सा। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं तो ये 2-3 डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। वर्ल्ड लेवल पर 90s में जो पॉपुलेशन थी, अब से आपको आइडिया लगेगा, 2 बिलियन थी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन। आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बराबर पहुंचने वाली है, ठीक है, 1.38 बिलियन। क्या होगा बताओ, आप ही बताओ, कॉमन सेंस सोचो यार, एक्सप्लोजन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, स्थिति खराब हो रही है। तो 19,002 बिलियन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर 2000 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, समझ रहे हो। 11 में आके वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई। यानी आप ध्यान से देखो, इन 10 सालों में पॉपुलेशन कितनी डबल ट्रिपल कितनी तेजी से बढ़ी है। सोचो इन 10 सालों में पॉपुलेशन, ये एक समय था 90 से यहाँ तक का जिसमें डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन के डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजों फाइट चल रही थी, बहुत सारी चीजें थी, तो इस दौरान पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात, क्योंकि दुनिया में मतलब इंडिया भी आती है। हाँ, यहाँ के थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, पर हाँ मार्जिनल लेवल पर। द इंडिया पॉपुलेशन जब अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी, बहुत कम थी कंपेरेटिव, 350 मिलियन, मिलियन, अब बिलियन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इंडिपेंडेंसी के टाइम पर। और अगर हम बात करते हैं वही 2001 की या 2000 की, 1 बिलियन हो गई थी, 1 बिलियन। अब सोचो, आप अपने आप समझ में आ जाएगा कितना गुना बढ़ गई, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 बिलियन हो गई थी, मैंने बताया यहाँ से 1900 से लेके यहाँ तक की जो बीच में जो भी कुछ हुआ है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से, मतलब इतनी तेजी से बढ़ी है कि इंदिरा गांधी भी परेशान हो गई थी, ठीक है, उसने नए नए नियम निकाले, बताऊंगा आगे क्या क्या किया लोगों के साथ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया ही परेशान थी। चाइना ने भी कुछ उटपटांग काम किए हैं, और यहाँ आकर के पॉपुलेशन थोड़ी सी 1.2 बिलियन हुई, मतलब कंट्रोल की है, पर बहुत ज्यादा मार्जिनल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि पूरी दुनिया में हर छठवां इंसान इंडियन है। मतलब अगर आप देखोगे, समझना मेरी बात भाई, 6 बिलियन यहां 1 बिलियन, 6 बिलियन 1 बिलियन इंडिया के अंदर, यानी हर छठवां स्थान बोल गया, छठवां इंसान, यानी हर 6th पर्सन पूरी वर्ल्ड के अंदर इंडियन है। यानी इंडिया, समझ में आ गया ना स्थिति क्या है इंडिया की। पर ये क्वेश्चन समझ बच्चा रट लेता है, अच्छा हर छठवां इंसान इंडियन है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर, पर ये पता होना चाहिए किस सेंसस के अनुसार, किस सेंसस के अनुसार। तो ध्यान रखना है आपको, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस हर 6th पर्सन जो इंडिया दुनिया में वो इंडियन है। क्वेश्चन ये आता है और यही भूल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू 2000 या 2001 के अनुसार लिख भी दिया, एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, इन पर क्वेश्चन आता है, वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी मैंने, क्वेश्चन इन सब पर आता है, लेटेस्ट पर आएगा, पहले ये था। अकॉर्डिंग टू 2001, भाई 2001 के अनुसार देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, रेट 1.7% थी। 1.7% कैसे निकालोगे? हर 1000 इंडिविजुअल में एक साल में कितने लोग नए आए, आए और गए, सबको निकाल करके कितने इतने जो बढ़े, वो उसकी परसेंटेज है, ठीक है। यानी 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2001 के अनुसार। और 2011 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर क्या असर आया? बढ़ी है पहले से, 1 के अकॉर्डिंग 11 में बढ़ी है, ठीक है। लिख रहे हैं ये लेस देन 2%, पर एक्चुअल में 2% ही है, पर एनसीईआरटी की बात मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर 20 एक साल में 1000 के अंदर 20% आ रहे हैं, पहले 70 आ रहे, 17 आ रहे थे, अब 20 आ रहे हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुई है। हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बढ़ ही रही है, इसके हिसाब से तो मामला बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये दो डेटा याद रखने हैं, 2001 के अनुसार और 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी 2021 वाला डेटा भी एनसीईआरटी में नहीं आया, आपके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो आ जाएगा तो उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको।
अब ये डायरेक्ट में क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, सारा क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, रीजन है, रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए क्या क्या भाई, रैपिड डिक्लाइन इन, भाई किस किस में कमी होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, भाई पहले मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी अब बढ़ गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले ज्यादा था अब कम हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, फीटल मोर्टेलिटी रेट पहले ज्यादा था अब कम हो गया, फैसिलिटीज बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। डेथ रेट कम हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट क्या हो रही है कम, क्योंकि फैसिलिटी बढ़ रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, ये सब कम हो रहे हैं भाई, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। ये रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। और इसके अलावा भाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, फिर बोलूंगा अभी मैं, फिर कहेंगे मोदी जी, मोदी जी के भाषणों में सुना होगा, बोलते हैं हमारा देश यंग है, भाई क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं और चाइना में ये कम है, चाइना में ओल्ड एज के लोग ज्यादा है, इसलिए चाइना वैसे तो भाई डेवलप है, नो डाउट बहुत एडवांस है, पर उसके पास समझ रहे हो ना वो विल पावर नहीं है जो हमारे पास है। क्यों? क्योंकि उसके पास ओल्ड पर्सन ज्यादा है, हमारे पास यंगर्स ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है। इसलिए जितने भी देश हैं वो कहते हैं यार इंडिया एकदम उभरता हुआ एक यंग कंट्री है। यंग या ओल्ड कंट्री किस पर डिसाइड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि वहां की मेन पॉपुलेशन का जो काउंट है वो मतलब ओल्ड की है या यंगर्स की, रिप्रोडक्टिव एज की। तो रिप्रोडक्टिव एज की हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है कि ये एज के लोग ज़्यादा हैं और ये कम होता जा रहा है तो ऑल ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ये मेन कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है, इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, भाई बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और एज एंड सेक्स रेशियो, इन चारों फैक्टर पर डिपेंड करती है। इनको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बर्थ रेट की बात करते हैं। बर्थ रेट क्या है भाई, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, भाई भाई रेट का मतलब पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कितने लोग आए कितने लोग गए, ठीक है, आए बर्थ रेट, गए डेथ रेट। नंबर ऑफ लाइव बर्थ 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर, ये हो गई इसकी बर्थ रेट, जो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, भाई जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। जबकि ग्रोथ रेट की जब भी बात करूंगा तो वो नेगेटिव हो सकती है भाई। ग्रोथ रेट डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है, पर बर्थ रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। बर्थ रेट या तो जीरो होगी, हो ही नहीं रहा है, नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगी, या पॉजिटिव होगी। क्लियर है बिल्कुल। डेथ रेट की बात करते हैं, मतलब मोर्टेलिटी रेट, वही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर, सेम तरीका। और माइग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है, एक एमिग्रेशन, आई आ गया मतलब इन, ई आ गया एग्जॉस्ट बाहर निकलना, आना और जाना, बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो दो पॉपुलेशन है, भाई सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, इन ई एग्जॉस्ट, यहां से आप निकले बाहर, यहां से बाहर निकले भाई, कुछ पॉपुलेशन थी निकली और यहां से कुछ पॉपुलेशन इस वाली पॉपुलेशन में आके मिक्स हो गई, ये पॉपुलेशन अलग थी, इस पॉपुलेशन के मेंबर निकले यहां से और इस वाली पॉपुलेशन में क्या कर गए, एंटर कर गए, यहां एंटर कर गए, ये एंटर कर गए। यानी यहां से निकल रहे हैं, यहां एंटर कर रहे हैं, यहां निकल रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम, यहां एंटर कर रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी समझना, एमिग्रेशन, ई मतलब एग्जॉस्ट बाहर निकलना, इमिग्रेशन, ई मतलब आई मतलब इन अंदर करना। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे पॉपुलेशन पर इफेक्ट डालते हैं। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन पॉपुलेशन पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। किसी पॉपुलेशन में दूसरी पॉपुलेशन एंटर कर रही है, आई मतलब इन, ठीक है, ई मतलब एग्जॉस्ट से याद रखना। तो इन मतलब जा रहे हैं और ई मतलब बाहर निकल रहे हैं, एग्जॉस्ट बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इन अंदर हो रहे हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ाएगा, ये पॉपुलेशन घटाएगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी पॉपुलेशन पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। भाई बर्थ रेट डाल रहा है, डेथ रेट डाल रहा है, पर माइग्रेशन भी डाल रहा है, और सेक्स, एज एंड सेक्स रेशियो ये तो डालता ही है, ठीक है, ये तो बता चुके हैं आपको। भाई एज एंड सेक्स रेशियो, इसमें भी कौन सा, रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज,
और सेक्स रेशियो मतलब रिप्रोडक्टिव एज, एंड फीमेल सेक्स, ये दो चीजें अगर मिल जाती हैं तो इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं भाई, रिप्रोडक्टिव एज और फीमेल सेक्स अगर ये ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो रिप्रोडक्टिव एज में मेल ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फीमेल ज्यादा है क्योंकि बेबी कंसीव कौन करेगा, फीमेल ही तो करेगी। नंबर ऑफ फीमेल अगर ज्यादा है तो बेबी ज्यादा कंसीव होंगे, ज्यादा बेबी कंसीव होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में अगर मेल ज्यादा है फीमेल कम होते जा रहे हैं तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए फीमेल का होना जरूरी है। तो एक तो रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, और उसमें भी फीमेल। रिप्रोडक्टिव एज समझते हो, 14 से लेकर के लगभग 54-50 के आसपास की जो एज होती है। ठीक है, या 45 भी लिख सकते हो, शायद दे रखी है उन्होंने। अच्छा 15 दे रखी है, 15 से 44 दे रखी है, इट्स ओके। तो ये भी ध्यान रख लेना है आपको, लगभग 15 साल से, क्योंकि 15 साल से मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, और 44 साल यानी 44 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो मेनोपॉज 50 पर होता है, पर 50 के आसपास पे बेबी कंसीव नहीं होता। ठीक है, 12 से स्टार्ट हो जाता है पर 12 पे बेबी कंसीव नहीं होता, मतलब 14 से लेके मतलब 14 से लेकर के 44 तक लेके के चलो, ये वो पीरियड है बेबी कंसीव हो सकता है। तो इस एज की फीमेल अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ फीमेल बता दिया मैंने, किसी भी एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज के किसी पॉपुलेशन में तो वो सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करती हैं बर्थ रेट को। ये एनसीईआरटी की लाइन है और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। थॉट अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आरसीएस प्रोग्राम थ्रो, ठीक है, थ्रो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। भाई हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया है पर बहुत ज्यादा कम नहीं किया अकॉर्डिंग टू दिस आरसीएस प्रोग्राम। ये एक मार्जिनल है, ये क्वेश्चन आता है, एक मार्जिनल है, बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाए हम। ठीक है, ये एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट होती है, मैं बोलता रहता हूँ सर, बर्थ रेट डेथ रेट बराबर होगी तभी मामला बनेगा। भाई जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होनी चाहिए, वो तब है जब बर्थ रेट डेथ रेट बराबर हो, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट आ जाए। रिप्लेसमेंट लेवल एप्लीकेबल होना चाहिए, वो कब होगा भाई, बर्थ रेट और इमिग्रेशन, डेथ रेट एमिग्रेशन जब बराबर हो जाएंगे, यानी जितने लोग आ रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, जितने जा रहे हैं, और समझ रहे हो ना, डेथ रेट और या बाहर निकल रहे हैं, ये अगर बराबर हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगा, वो हमें चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इफ बर्थ रेट ज्यादा हो जाता है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन पॉजिटिव हो रही है, बर्थ रेट कम होता है डेथ रेट से तो नेगेटिव। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है पर बर्थ रेट, समझ रहे, बर्थ रेट, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती, या जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, ये मैंने बता रखा था आपको। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, यहां तक क्लियर हो गया होगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहले हमने बात की पॉपुलेशन की। ठीक है, क्या है पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट क्या होती है, समझ में आ गई आपको। ठीक है, पॉपुलेशन की यूनिट क्या है, इंडिविजुअल, समझ में आ गई। फिर हमने बात की आपसे कि भाई सेंसिस, जनगणना हर 10 साल बाद होती है। ठीक है, तो डेटा है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया में कब हुई थी, वर्ल्ड लेवल पर क्या हुई थी और इंडिया लेवल पर क्या है। अकॉर्डिंग टू 2001 और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रही है, 1.7 से 2 हो गई। ठीक है, नहीं बढ़ी है, लेस देन 2 लिख रहे हैं पर वो 2 ही है। ठीक है, बढ़ी है, इसलिए साफ साफ लिखना है ये कि अगर मैं उसके साथ देखा जाए तो मार्जिनल है, कोई बहुत ज्यादा हम चेंज नहीं कर पाए इस आरसीएस प्रोग्राम से। ठीक है, फिर हमने बात की वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आप लोग के बर्थ रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फीटल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। ठीक है, और भाई कम हुआ है, ठीक है, डेथ रेट कम हुई है इसलिए बर्थ रेट बढ़ी है, और रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, इन चारों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे कैसे क्या। ठीक है, चलो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है समझ में आ गया, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाए, बर्थ रेट डेथ रेट बराबर हो जाए, या ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को जीरो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक लास्ट में द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये सरकार का एक गवर्नमेंट का वो है भाई, भाई आप हम दो हमारे दो को फॉलो करो, हम दो हमारे दो, जगह जगह गवर्नमेंट लिखती है भाई हम दो हमारे दो, इसके लिए स्लोगन बना रखे हैं इन्होंने जगह, देखो कभी रेलवे टिकट पर देखना नीचे उस बने होते हैं। ठीक है, उस पर हम दो हमारे दो, गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे,
ठीक है, एक मेल फीमेल और 2 बच्चे होंगे, तो हम 2 हमारे 2, ये गवर्नमेंट कहती है इसको फॉलो करो तो रिप्लेसमेंट लेवल 0 हो जाएगा। ये एक मेन चीज़ है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर लगा दिया है हम 2 हमारे 2, देखिए ये इस तरीके से पिक्चर्स बने होते हैं, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार गवर्नमेंट क्या चाहती है, छोटा परिवार सुखी परिवार। गवर्नमेंट कहती है कि कई कपल ऐसे होते हैं यंगर्स, ठीक है, इनको 1 चाइल्ड एडाप्टेशन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि भाई ज़्यादा पैदा कर रहे हो उससे अच्छा जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मदर फादर नहीं है उनको अडॉप्ट करो, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से। और एक मेरेजेबल एज ग्रुप जो अभी एनसीईआरटी में पुराने दे रखा है 18 और 21, मेल 21 और फीमेल 18। फीमेल की कम इसलिए भी होती है, एक तो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और मेंटल मैच्योरिटी भी मेल से थोड़ा पहले आ जाती है, ठीक है भाई गवर्नमेंट के हिसाब से। इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल और मेल के लिए इसलिए भी डिले की गई है, एक तो मैच्योरिटी वाला है क्योंकि मेल को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए और डेवलप हो जाए, क्योंकि वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाए प्रॉपर तरीके से। तो एक मैरिजेबल एज ग्रुप बनाई जो अब इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, पर अभी एनसीईआरटी इसको इसी को एक्सप्लेन करती है। तो बस इतना ही लेके चलेंगे हम, यहां तक कोई डाउट शाउट होना है तो बताओ, फिर प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले वाला पूरा पिक्चर मैंने बताई थी वो आपको बन जानी चाहिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? फीमेल ग्रेट, भाई हमारी मदर भी तो फीमेल ही हैं, ठीक है, हम सबकी, तो वो तो ग्रेट हैं, वो ग्रेट नहीं होंगी तो हम कहाँ से होते हैं, ठीक है, पर कुछ फीमेल इस फीमेल का नाम बदनाम करते हैं, बस मैं उन्हीं लोगों के लिए चिंतित रहता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सबका जन्म कहीं ना कहीं फीमेल से ही हुआ है, मदर भी हम सबकी फीमेल ही है, जननी वही है, और नो डाउट वो अपना पूरा ही मतलब समर्पित है, पहले माता पिता के लिए, फिर पति के लिए, फिर बच्चों के लिए लाइफ समर्पित है उसकी, तो नो डाउट, ठीक है, पर कुछ की वजह से सब मामला बिगड़ जाता है सारा। नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मार्जिनल वाली लाइन बेटा मानसी एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो मिल जाएगी आपको, एनसीईआरटी मेरे पास यहाँ नहीं है, तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन यहाँ रखा भी है, अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको, क्वेश्चन मैंने रख भी दिया है यहाँ उठा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके, नो डाउट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं आप क्या रिस्पॉन्स देते हो। जैसे इंडिया वाज अमोंग एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द प्रोग्राम कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएट इन, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं, कब इनिशिएट होता, क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर, 1951, कब इनिशिएट होता 1951, बाद में किसको मॉडिफाई किया, आरसीएच में, सबसे पहले इंडिया में ही इसको लॉन्च किया गया था। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज, 2001 के अनुसार पूछ रहे हैं, 11 के अनुसार नहीं, तो 1 के अनुसार ध्यान रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी 1.7, 11 में आकर के लगभग 2 हो गई है, ठीक है, लेटेस्ट डेटा अभी आया नहीं है 2021 का। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वही कहाँ पर ये इसका बता था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, याद रखना ये वाली बात भी, जिनेवा, लोकेशन लोकेटेड इन जिनेवा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सहेली, इनकरेक्ट ढूंढना है, नॉन स्टेरॉइडल, ये तो करेक्ट है भाई, नॉन स्टेरॉइडल है। सीडीआरआई लखनऊ के थ्रू बनी थी, यस, वंस अ वीक, यस, वर्कड बाय इंक्रीजिंग थिकनिंग, भाई थिकनिंग इंक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज करती है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इनकरेक्ट के अंदर। एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग द फीटल सेल व्हिच कैन बी टेस्टेड फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल सही इन्वॉल्व है इसके अंदर। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस फॉर फर्दर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ना इसके लिए नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ क्रोनिक कोरियोनिक विलाय फ्रॉम प्लेसेंटा, अच्छा, इन्वॉल्व यानी ये चीज इन्वॉल्व हो सकती है, हो सकता है, पर इसके लिए बना नहीं है। रिमूवल ऑफ कोरियोनिक विलाय फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कोरियोनिक विलाय नहीं निकालते इसमें, वो तो अलग मेथड है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व तो इसी में, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी इन्वॉल्व नहीं है, एस्पिरेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें भी हाँ इन्वॉल्व, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही में, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं बना, पर कर लेते हैं लोग मिस यूज, पर बना नहीं है, कोरियोनिक विलाई निकालने के लिए नहीं बना, ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स निकालने के लिए नहीं बनाई है। जैसे ये क्वेश्चन था,
इन 2001 सेंसिस एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, राइट है ट्रू या फॉल्स? भाई ट्रू है। 2001 के अनुसार ही बताया था मैंने, ध्यान रखना, इसी पे क्वेश्चन आएगा। या 11 भी कर सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। अभी बताया ना, ठीक है। आरसीएस प्रोग्राम, ठीक है, वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज मार्जिनल, आ गया ना, इट वाज मार्जिनल। कि अभी आरसीएस प्रोग्राम में ये एक मार्जिनल है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये ट्रू लाइन है। द ग्रोथ रेट ऑफ एन इंडियन अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस इज वाज 17 पर 17 नहीं है, 1.7, गलत हो गया, 1.7 है, 17 नहीं है, फॉल्स। एट प्रेजेंट द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल 21, फीमेल की 18 है, गलत, फीमेल की 18 है, मेल की 21 है, दोनों ही गलत हो गए, ठीक है, अगेन फॉल्स। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन उठा लेते हैं 4 और दो ट्रू लाइन ट्रू फॉल्स लाइन चेंज कर देते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन भी बहुत अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। तभी एनसीईआरटी में क्यों बोलता हूँ, साथ पढ़ो मेरे, तो एनसीईआरटी पर कमांड डेवलप हो जाए, तभी आप ऐसी लाइनों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। वैसे तो मैंने पूरा कंसेप्ट एनसीईआरटी का ऐड कर दिया है नोट्सों में, पर फिर भी एक बार और उस चीज को बिल्डअप करने के, नोट्स प्लस एनसीईआरटी, नोट्स के साथ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, नोट्स तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, एनसीईआरटी की 4 लाइनें, तो एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके तो आज का टारगेट हमारा पूरा है, एकदम बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है, हर चीज को पिक्चर की फॉर्म में, मूवी की फॉर्म में एकदम ब्रेन में सेट करने की कोशिश की है। आगे के जो 2 लेक्चर हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के हम मेथड बताने वाले हैं, ठीक है, क्या उसकी मैकेनिज्म है बताने वाले हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं बताने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट वाला तो आर्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में डिटेल सारा चलेगा। तो लास्ट के अब जो 2 लेक्चर आने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने कोशिश की है इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।